अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जवेरिया जैद। आप देख रहे हैं दी न्यूज़ रूम। आज दी न्यूज़ रूम के आगाज़ में होने वाली बड़ी डेवलपमेंट की बात करेंगे। सेनेट में नाज़रीन आज आम इंतखाबात मौखर करने की जो करारदाद है वो कसरत राय से मंजूर कर ली गई। गो के कोरम पूरा नहीं था और अरकान भी बहुत कम थे, लेकिन सेनेटर दिलावर खान ने ये करारदाद पेश की। करारदाद का मतन क्या है, किसने इसकी मुखालिफत की, किसने खामोशी इख्तियार की और इसका सियासी इम्पैक्ट क्या होगा, इस सब पर तफसीली बात होगी आज के न्यूज़ रूम में। दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट ने ताहियात नाअहली केस का फैसला मंजूर कर लिया है। अदालत की जानिब से कहा गया है कि हम जल्द फैसला सुनाएंगे। दौरान समाअत क्या कुछ हुआ ये भी जानेंगे, मुल्क की सियासी सूरत हाल का भी जायजा लेंगे और साथ ही साथ हम खेल के मैदान का रुख करेंगे, जहां पे हम देख रहे हैं कि जो पाकिस्तानी बल्लेबाज हैं वो ऑस्ट्रेलियावी पेसर्स के सामने ढेर हो चुके हैं। गजा की सूरत हाल भी जानेंगे, कुछ दीगर इश्यूज़ पे भी आज के न्यूज़ रूम में बात होगी। लेकिन सबसे पहले आज होने वाली एक अहम डेवलपमेंट की हम बात कर लेते हैं। सेनेट में 8 फरवरी को जो आम इंतखाबात मौखर कराने की करारदाद है वो कसरत राय से मंजूर कर ली गई है। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर अफनानुल्लाह ने इसकी मुखालिफत की है। इंतखाबात मुलतवी कराने की करारदाद सेनेटर दिलावर खान ने पेश की। मुर्तज़ा सोलंकी के आने के बाद ऐवान में एक बार फिर करारदाद पेश की गई। दूसरी बार भी कसरत राय से इंतखाबात मुअत्तल करने की करारदाद ऐवान ने मंजूर की। करारदाद के मुताबिक मुल्क में सिक्योरिटी के हालात इंतहाई ख़राब हैं। मौलाना फजलुर रहमान, मोहसिन दावड़ पर हमले हो चुके हैं। बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में भी हालात इंतहाई कशीदा हैं। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में जनवरी और फरवरी में मौसम सरमा भी इंतहा पर होता है। इलेक्शन कमीशन मौजू वक्त तक इंतखाबात मुलतवी करे। 104 अरकान के सेनेट ऐवान में करारदाद की मंजूरी के वक्त सिर्फ और सिर्फ 13 अरकान मौजूद थे और यानी कोरम पूरा नहीं था, पर कसरत राय से ये करारदाद जो है वो मंजूर कर ली गई है। 13 अरकान सेनेट में उस वक्त मौजूद थे जब सेनेटर दिलावर खान ने ये करारदाद पेश की। सेनेट में इजहार ख्याल करते हुए उन्होंने कहा कि हम 62,000 अरब रुपए के मकरूज हैं। क्या आप 62,000 अरब को डबल फिगर में ले जाना चाहते हैं? उन्होंने क्या कहा, सुनिए। जो मुल्क का ये 62,000 अरब रुपए हम मकरूज हैं, तो मैं तो प्राइम मिनिस्टर नहीं रहा, न कोदा बाबर प्राइम मिनिस्टर रहा, न सोलंकी साहब प्राइम मिनिस्टर रहा। तो आप सोचें कि आप 62,000 अरब से उसको डबल फिगर में लेना जाना चाहते हैं। अच्छा, अगर ले जाना चाहते हैं तो 1-2-3 महीने के बाद ले जाए ना, क्या फर्क पड़ता है। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर अफनानुल्लाह बोले कि अचानक से ऐसा क्या हुआ कि इलेक्शन मुलतवी करने की करारदाद पेश कर दी। 2013 और 2018 में सख्त हालात के दौरान इलेक्शन हुए। उनकी गुफ्तगू भी सुनिए। 2013 के इलेक्शन में जनाब चेयरमैन धमाके हुए इस महीने के अंदर बेनजीर भुट्टो साहिबा की शहादत हुई 2008 के इलेक्शन से पहले। तो क्या हम ये कहें कि क्योंकि हालात ठीक नहीं है, क्योंकि वेदर ठीक नहीं है, क्योंकि फॉग है, तो हम इलेक्शन ना कराएं? ये क्यों कोई बहादुर कौम इस तरह करती हैं? या वो कौमें जो अपने मुल्क के मुस्तकबिल के बारे में संजीदा हों वो ये हरकतें करती हैं? मुझे बताएं, क्या मुल्क इस तरह चलेगा बगैर आईनी इदारों के, बगैर प्रोविंशियल असेंबलीज के, बगैर नेशनल असेंबली के, बगैर इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर के? क्या मुल्क ऐसे चलेगा जनाब चेयरमैन? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सेनेट में मंजूर होने वाली करारदाद की मुखालफत कर दी। सेनेटर बहरमन तंगी कहते हैं कि हमें इस करारदाद के हवाले से एतमाद में ही नहीं लिया गया, ये करारदाद एजेंडे पर मौजूद ही नहीं थी। न मुझे पता था, न किसी को पता था कि इस किस्म का रिजोल्यूशन ला रहे हैं दिलावर खान साहब। एक रिजोल्यूशन टेबल हुआ, चेयरमैन सेनेट ने इजाजत दी और उसने रिजोल्यूशन टेबल किया। उसके अगेंस्ट में अपनान ने स्पीच की। जब वोटिंग हो रही थी तो अपनान आगे थे, मैं और गुरदीप सिंह, पीटीआई का जो सेनेटर साहब है, मैंने, गुरदीप सिंह ने और अपनान ने नो किया है। और आज अभी भी आपके साथ चैनल पे भी मैं कहता हूं कि इलेक्शन होना चाहिए, लेकिन मुख्तलिफ चैनल्स पे मैंने ये देखा, ये सुना कि सेनेटर बहरमन तंगी और गुरदीप सिंह खामोश थे। बिल्कुल मैं कैटेगोरिकली लिखता हूँ गलत है, इसलिए कि हम दोनों ने पीछे बैठे थे, हमने नो जोर से ये कहा कि नो। पीपल्स पार्टी के सेनेटर शहादत अवान ये कहते हैं कि इलेक्शन मुलतवी के लिए करारदाद आइन के खिलाफ साजिश है। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात का शेड्यूल जारी कर दिया है। जो इलेक्शन मुलतवी की बात करता है तो वो तौहीन अदालत करता है।
انتخابات ملتوی نہیں ہو سکتے. انتخابات ملتوی جو ہے الیکشن کمیشن نے کرنے ہیں اور الیکشن کے لیے باقاعدہ ایک شیڈیول ہو چکا ہے. الیکشن آپ نے پروسیس جو ہے اس میں جا چکا ہے. تھرڈ فیز جو الیکشن کا وہ بھی ہو چکا ہے اور ریزولوشنز جو ہیں وہ الیکشن جو ہے اس کے کہنے کی وجہ سے الیکشن ملتوی نہیں ہوں گے. ابھی آپ کو اہم خبر دیتے ہیں. اسلام آباد میں مرکزی ڈسٹرکٹ سیکرٹری جنرل سنی علماء کونسل علامہ مسعود الرحمان عثمان کی گاڑی پر فائرنگ کی گئی ہے. علامہ مسعود الرحمان عثمانی زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے جاں بحق ہو گئے ہیں. ترجمان سنی علماء کونسل کے مطابق مسعود الرحمان عثمانی کے ڈرائیور زخمی ہو گئے ہیں. افسوسناک خبر یہ سامنے آ رہی ہے. اسلام آباد میں مرکزی ڈپٹی سیکرٹری جنرل سنی علماء کونسل علامہ مسعود الرحمان عثمان کی گاڑی پر فائرنگ ہوئی ہے اور افسوسناک بات یہ ہے کہ وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے جاں بحق ہو گئے ہیں اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان کے ڈرائیور بھی زخمی ہوئے ہیں. ثاقب سید ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے ہم جان لیتے ہیں تفصیلات. ثاقب بتائے گا ابتدائی طور پہ کیا تفصیلات سامنے آئی ہیں؟ جی دیکھیں, آج اسلام آباد تانا ہوری ٹاؤن کا علاقہ ہے, وہاں پہ نامعلوم دو موٹر سائیکل جو سوار تھے انہوں نے فائرنگ کی. فائرنگ کے نتیجے میں جو ہے مولانا جو ہے مسعود الرحمان جو ہے وہ جاں بحق ہو گئے ہیں. ہوری ٹاؤن میں نامعلوم موٹر سائیکل سواروں کی فائرنگ میں 2 افراد جو ہے زخمی ہوئے تھے جنہیں طبی امداد کے رسول کیا. سنی علماء کونسل نے بتایا کہ مولانا مسعود الرحمان نامعلوم افراد کی فائرنگ سے جاں بحق ہو گئے. پولیس کے مطابق مولانا مسعود الرحمان سنی علماء کونسل مرکزی ڈپٹی جنرل بھی سیکرٹری ہے. اس کے علاوہ ترجمان صاحب پولیس کے مطابق جو ہے جاں بحق شخص کی جو شناخت ہے وہ مولانا صاحب عثمانی کے نام سے ہوئی. پولیس کی جو باری نفری ہے وہ موقع پر پہنچ گئی ہے. سی سی ٹی وی کیمروں کی مدد سے ملزمان کو ٹریس کیا جا رہا ہے. ترجمان پولیس کا کہنا ہے کہ جلد ملزمان کو گرفتار کر کے قانون کے کٹہرے میں لایا جائے گا. تو ثاقب کیا بتایا جا رہا ہے کہ اس وقت مولانا صاحب اپنے ڈرائیور کے ساتھ کس جانب رواں دواں تھے اور یہ فائرنگ کس جانب سے کی گئی اور کیا یہاں پہ سی سی ٹی وی کیمراز موجود ہیں؟ جی دیکھیں, سی سی ٹی وی کیمرا کا موجود ہیں. سی سی ٹی وی کیمروں کی مدد سے ہی جو ملزمان ہیں ان کو گرفتار کیا جائے گا, کیونکہ یہ ہوری ٹاؤن آتا ہے جو تھانہ جو کورال کی سائڈ پہ آتا ہے. آپ کو پتا ہے کہ وہ یہ علاقہ جو ہے وہ پنڈی کی طرف ٹچ کرتا ہے, کیونکہ قریب ہی کچھ فیض آباد کا پل بھی آتا ہے. دوسری جانب جو ہے یہ سیدھا یہ جی ٹی روڈ جو ہے اس کو لگتا ہے. چونکہ ان ڈرائیور اور مولانا صاحب ہمراہ سے فائرنگ کے نتیجے میں جو مولانا صاحب کو چونکہ ان کو ٹارگیٹ کیا گیا تھا ان کو بھی فائرنگ کی گئی. افسوسناک خبر یہ کہ فائرنگ کے نتیجے میں مولانا صاحب جاں بحق ہو گئے ہیں, وہ اس دنیا میں نہیں رہے. بہت شکریہ ثاقب سید, آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے. ناظرین, اس سے پہلے ہم ملک میں انتخابات کے حوالے سے بات کر رہے تھے. عام انتخابات 8 فروری 2024 کو ہی ہوں گے. سینٹ کی قرارداد کا الیکشن شیڈول پر کوئی اثر نہیں پڑے گا. الیکشن کمیشن نے یہ واضح کر دیا ہے اور ان کا کہنا ہے کہ سپریم کورٹ کے احکامات کے علاوہ کوئی حکم الیکشن شیڈول پر اثر انداز نہیں ہوگا. الیکشن کمیشن نے یہ واضح کر دیا ہے اور یہ کہا ہے کہ عام انتخابات 8 فروری 2024 کو ہی ہوں گے. کرن خان ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے ہم تفصیلات جان لیتے ہیں. کرن, آج سینٹ میں جو قرارداد کثرت رائے سے منظور ہوئی, یقیناً اس کے بعد ایک کیوس کی سی صورتحال ہے. یقیناً قانونی تو کوئی حیثیت نہیں ہے, لیکن اس قرارداد کی منظوری کے بعد بہت سے سوالات بھی کھڑے ہوئے. اب الیکشن کمیشن کی جانب سے کہا گیا ہے کہ جو سپریم کورٹ کا حکم ہے اس پہ اس قرارداد کا کوئی اثر نہیں ہوگا. انتخابات 8 فروری کو ہی ہوں گے. کیا کہا گیا ہے مزید الیکشن کمیشن کی جانب سے؟ جی بالکل, اگر بات کی جائے انتخابات کو التوا کرنے کے لیے جو آج قرارداد سینٹ میں پیش کی گئی ہے اس کے اوپر اب ایک کیوس کی جیسے کہ آپ بتا رہی ہیں وہ صورتحال تو ہے, لیکن بہرحال الیکشن کمیشن نے واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ ہم یہ جو انتخابات ہیں 8 فروری کو ہی ہوں گے. یہ جو قرارداد ہے یہ کاغذ کے ٹکڑے سے زیادہ اس کی حیثیت نہیں ہے, کیونکہ آئینی اور قانونی طور پر اس کا کوئی جواز نہیں ہے. جب سپریم کورٹ آف پاکستان بھی چیف جسٹس جو ہے اس کے اوپر کہہ چکے ہیں کہ انتخابات جو ہیں 8 فروری کو ہی ہونے ہیں. یہ قرارداد اس وقت میں پیش کی گئی ہے جب انتخابات کی طرف پورا ملک جو ہے عام انتخابات کی طرف جا رہا ہے اور اس میں چند دن ہی باقی ہیں. اس میں جو متن دیا گیا تھا وہ یہی دیا گیا تھا کہ دہشت گردی کے واقعات جو ہیں وہ ملک میں بڑھ رہے ہیں اور کافی سیکیورٹی کنسرنز پائے جا رہے ہیں. بلوچستان اور اس کے پی کے میں بھی کافی زیادہ, جیسے مولانا فضل الرحمان اور محسن داوڑ پر دہشت گردی کے حملے ہوئے, اور جیسے آج اب سے کچھ دیر پہلے آپ خبر دے رہے تھے کہ جو ابھی جاں بحق ہوئے ہیں, تو اس طرح سے جو دہشت گردی کے واقعات ہیں وہ تو
जी, वो तो तसल्सल के साथ जारी है। साथ ही साथ इस करारदाद का ये भी मतन जो है वो दिया गया है कि ये जो करारदाद है, जो इंतखाबात है उस वक्त पर हो रहे हैं जब आम इंतखाबात जनवरी और फरवरी। ठीक है, तो इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर ये करारदाद जो है वो असरअंदाज नहीं होगी, और जो हुक्म है 8 फरवरी का, इंतखाबात 8 फरवरी 2024 को होंगे। बहुत शुक्रिया किरण खान, आप हमें अपडेट करें थी इस हवाले से। हम वापस आएंगे दी न्यूज़ रूम में अज़ान मगरिब की ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। अभी आपको बराह रास्त कराची ले चलते हैं। पीपल्स पार्टी की रहनुमा शहरी रहमान प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। में एक बेयकीनी की फिर फिजा शुरू हो जाती है। मैं भी निकली थी, स्टॉक मार्केट फिर गिरी कि ये रेजोल्यूशन निकला है। हमारा इसमें कोई हाथ नहीं है जी। थैंक यू। और आपने जो सवाल प्लीज कंडक्ट करें, एक एक कर। इशू पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने मौक़िफ़ को बयान करती आ रही है, तो क्या आपके इस सेनेटर को बिल्कुल पता नहीं था बेमन को, या तो आप जब सेलेक्टर क्या कहते हैं सेनेटर बनाने जाते हो तो फिर नजरियाती वर्कर्स को या फिर फरामोश करते हो, या फिर ऐसे लोगों को, पूरी बात सुने, सेनेटर मुंतखब कराते हो जिनको अपनी पार्टी की पॉलिसी का पता भी नहीं है। बेरमन ने जिस अंदाज में बयान किया वो उस मौक़िफ़ को दोहरा रहे थे जो करारदाद पेश करने वालों का मौक़िफ़ था। नंबर 2, दूसरा मेरा ये सवाल है, क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर ये इल्जाम आयद किए जा रहे हैं कि बलूचिस्तान हुकूमत के उसूल के लिए पीपल्स पार्टी ने अपने तमाम जो उसूली मौक़िफ़ है, जो नजरियाती मौक़िफ़ है, उसको एक तरफ तोड़ दिया है, और मुक्तदरा आप कितने सवाल पूछ रहे हैं? एक ही सवाल है। मुक्तदरा के सिलेक्टेड लोगों को जो है ना पार्टी में शामिल किया है, जिसमें जो नाम खास तौर पर आ रहे हैं, मलिक शाह है, सरफराज भुट्टी है, शफीक मेंगल है, और इन किस्म के लोगों को पार्टी में जगह दी ताकि बलूचिस्तान में पीपल्स आप मुझे इजाजत देंगे जवाब देने का? मतलब बाल्टी में से हर सवाल बेशक आप निकाल लें, कोई पीछे नहीं हट रहा है। देखिए, जहाँ तक आपने सेनेटर्स के मुंतखब होने की बात की, तंगी साहब एक वर्कर ही रहे हैं, हमेशा से हमारे केपी के इलाके से, मर्दान और इन इलाकों से बोल रहे हैं। वो कहीं अशराफिया से नहीं उठ के आए हैं, तो कारकुन ही को हम मौका देते रहे हैं। कुछ अपनी दानिश्वर को भी, दानिशमंद क्लास को, हम पीपल्स पार्टी वाहिद पार्टी है जहां हमने माइनॉरिटीज़ को भी प्रिविलेज किया है और ख़वातीन को सामने लाए हैं, माइनॉरिटीज़ को सेनेटरशिप्स दी हैं जिस तरह, और बहुत सारी दी हैं। दलित क्लास में भी जो आपने बात की गई है, हमने पीपल्स पार्टी ने हमेशा कारकुन को तरजीह दी है, चाहे सेनेट हो या दूसरे इलेक्शंस हों। और जहाँ तक आप कह रहे हैं कि जी मुक्तदरा के लोग आ रहे हैं, सॉरी भैया, मुक्तदरा भी अब जगह ढूंढ रही है। बड़ी मेन स्ट्रीम पार्टीज जब इलेक्शन में जाना शुरू करती हैं और अपने झंडे गाड़ती हैं, तो इस वक्त जो सूरत हाल है, लोग सियासी घर ढूंढ रहे हैं कि नहीं। ये सिर्फ बलूचिस्तान की बात भी नहीं है, हर जगह ये हो रहा है कि लोग अपनी अपनी लीनिंग्स के मुताबिक, अपनी अपनी सोच के मुताबिक जा रहे हैं पार्टीज में अलग अलग। वो समझ रहे हैं कि उनको एक बड़ी छतरी चाहिए, और जहाँ तक जरदारी साहब की सियासत है और उनकी एक मुशावरती अमल मशहूर है दुनिया में, वो जहाँ भी जा रहे हैं वहाँ हमारे लिए ज्वाइनिंग्स हो रही हैं। तो हमारे लिए ज्वाइनिंग्स नाजायज़ होती हैं, दूसरे के लिए जायज़ ऐसा तो नहीं होता। लेवल प्लेइंग फील्ड ही होगा ना जी। बताइएगा कि ये वो कौन लोग हैं जो बार-बार कोई न कोई शोषा छोड़ रहे हैं कि इलेक्शन डिले हो जाए? क्या आप समझती हैं कि जो निगरान वजीर आजम है या जो निगरान सेटअप है वो अपने इक़्तिदार को टूल देना चाहता है, अपनी हुक्मरानी को, या कोई और मुक़्तदरा कुव्वतें भी हैं? देखिए, ये तबसरा तो आप खुद बेहतर मुझसे कर सकते हैं कि कहाँ से ये सवाल जवाब आ रहे हैं। वो सेनेट में तो एक दूसरे सेनेटर ने ये मूव किया है करारदाद। अगर हम नजरियाती नहीं होते तो शायद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हो रही होती। ठीक है जी। और मैं ये आपसे वजाहत से कहना चाहूँगी कि कोई इसमें कंफ्यूजन नहीं है कि रास्ता सामने क्या है, और मुल्क मुश्किलात और बहरानी कैफियत से गुजर रहा है। ख़ासतौर से इक़्तिसादी जो लोगों के सूरत हाल है इस वक्त, लोगों के जेबों पर डाका डल रहा है, इन्फ्लेशन, अफरात ज़र, बेरोज़गारी, इन्हीं के ख़िलाफ़ हमारी जद्दोजहद है और इन्हीं के ख़िलाफ़ हम काम कर रहे हैं। हम किसी दूसरी पार्टी से भी कोई लड़ाई झगड़े की कैफियत में नहीं है, क्योंकि मालूम है सूरत हाल क्या है और
चेयरमैन के 10 पॉइंट्स आपने ज़रूर सुने होंगे कि भूख मिटाओ प्रोग्राम इसमें लाना है, हमने सोलर पार्क्स बनाने हैं, हमने इस तरह कार्बन क्रेडिट से पैसे मोबिलाइज करने हैं, सब्सिडीज़ जो एलिट्स को अशराफिया को मिलती हैं अरबों रुपए की, 100 अरबों की, वो नीचे तक लानी है डायरेक्ट, चाहे वो फार्मर हो या चाहे मजदूर हो। तो ये भी मुश्किल काम हमारे सर होगा। और आप देखिए कि इस मंशूर के मुताबिक जो मुल्क की इकोनॉमी का एलीट कैप्चर है उसका एक मंसूबा आपके सामने रखा है, लेकिन आपने उसकी बात ही नहीं की। शरारत वहां से हो रही है। कुछ दिन पहले जरदारी साहब ने चेयरमैन सीनेट को एक लुत्मा दिया था कि फैज चले गए अब तेरा क्या होगा, तो आज जवाब में उन्होंने कहा है फैज नहीं तो कोई और भी मेरे पास है, क्या कहेंगे? नहीं, जवाब में मुझे नहीं पता किसने क्या कहा। नहीं, देखिए ये तो जब मैं आपसे मंडे को ही मुखातिब होंगी, जब मैं सेनेट में पहुंचूंगी, लेकिन ये नोक झोंक तो सियासत का हुस्न ही है। ये जमहूरियत में सबका व्यू हम सुनते भी हैं और अपनी भी बात करना जानते हैं, ऐसी क्या बात है। आप जरा सब एक एक करके क्योंकि आप इस सेनेट का हिस्सा हैं, जब ये करारदाद आई तो कितने लोग थे, क्या कोरम पूरा था या नहीं था, और इस करारदाद की क्या हैसियत है, क्या? बिल्कुल, बहुत अहम सवाल किया। 14 लोग मेरी इत्तला में वहाँ मौजूद थे, क्योंकि जुमे की दोपहर है जब रिवायती तौर पर सेनेट का एजेंडा होता नहीं है। ये तो एक तयशुदा बात है, बल्कि जुमे को ही बहुत मुख्तसर एजेंडा होता है, नमाज का वक्त आ जाता है तो घंटा 2 घंटा ही क्वेश्चन आके बाद चल पाता है। ज़्यादातर लोग आजकल के हालात में, इलेक्शन के हालात हैं, पेपर्स की स्क्रूटनी और वगैरह सब हो रहा है, तो हम सब अपने अपने घर को चले जाते हैं। नॉर्मली मैं रह जाती, लेकिन मैं भी आ गई, सब लोग निकल गए थे। तो 14 मेंबरान के होते हुए जाहिर है नंबर 1 इसकी कोई कानूनी हैसियत तो है नहीं। करारदाद की वैसे भी ये कानून नहीं होता, करारदाद कानून नहीं होता। ये इसमें हाउस की जो लोग वहाँ मौजूद हैं उनकी विल का इंटेंशन पता चलता है, लेकिन इस विल का भी एक्सप्रेशन तब हो जब पूरा हाउस वहाँ मौजूद हो किसी कोरम में, और इस वक्त कोरम भी नहीं था। जी ठीक है, इनका सवाल भी पूरा हो गया। थैंक यू वेरी मच जी। रहनुमा पीपल्स पार्टी सेनेटर शरी रहमान न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रही थी। उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी इलेक्शन वक्त पर ही चाहती है और ये करारदाद उस वक्त मंजूर की गई है कसरत राय से जब कोरम भी पूरा नहीं था और 13 से 14 अरकान मौजूद थे वहाँ पे। सेनेट में मंजूर की गई करारदाद पर हमारे कोई दस्तखत नहीं, शरी रहमान ने ये वाज़े कर दिया है। और साथ ही साथ जो 8 फरवरी को आम इंतखाबात मौखर कराने की सेनेट में करारदाद कसरत राय से मंजूर हुई है, मुस्लिम लीग नून के सेनेटर अफनानुल्लाह ने भी इसकी मुखालफत की है। इंतखाबात मुलतवी कराने की करारदाद सेनेटर दिलावर खान ने पेश की और मुर्तज़ा सुलंगी के आने के बाद ऐवान में एक बार फिर जब करारदाद पेश की गई तो दूसरी बार भी कसरत राय से ही इंतखाबात मुअत्तल करने की करारदाद ऐवान ने मंजूर कर ली। करारदाद के मुताबिक मुल्क में सिक्योरिटी के हालात इंतहाई ख़राब हैं और मौलाना फजलुर रहमान, मोहसिन दावर पर हमले हो चुके हैं। और साथ ही कहा गया कि बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में भी हालात इंतहाई कशीदा है और मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में जनवरी और फरवरी में मौसम सरमा भी इंतहा पर होता है। इलेक्शन कमीशन मौजू वक्त तक इंतखाबात मुलतवी करे। 104 अरकान के सेनेट के ऐवान में करारदाद की मंजूरी के वक्त सिर्फ 13 अरकान मौजूद थे। तो 13 अरकान मौजूद थे, 104 अरकान सेनेट में मौजूद होते हैं। कोरम पूरा तो तभी होता है, लेकिन सिर्फ 13 अरकान मौजूद थे और उन्हीं में से कसरत राय से ये करारदाद जो है वो मंजूर कर ली गई है। 62(1)F के तहत ताहयात नाअहली केस की अगर हम बात करें तो इसका फैसला भी महफूज कर लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक केस का फैसला शायद आज सुना ना पाएँ, लेकिन कोशिश होगी कि जल्द सुनाएं। एक जनरल ने 62(1)F की शिक डाली, सब इसके पाबंद हो गए। मुल्क तबाह कर दें, कुछ नहीं होता। कागजात में एक गलती पर ताहयात नाअहली, क्या किसी और मुल्क में इलेक्शन से कबल इतना सख्त टेस्ट होता है? कागजात में पूछा जाता है आपके पास कितना सोना है, दुरुस्त ना बताया जाए तो ताहयात नाअहल कर देते हैं। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा के आर्टिकल 62(1)F के तहत ताहयात नाअहली केस में ये रिमार्क्स थे। जहांगीर तरीन के वकील मखदूम अली खान ने कहा कि कहीं सियासतदानों के लिए ऐसा कोई टेस्ट नहीं होता। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने पूछा कि क्या अदालत इलेक्शन एक्ट सेक्शन
232 को कलअदम कर सकती है। तो वकील ने कहा कि अदालत खुद को सिर्फ समीउल्लाह बलोच केस के फैसले तक महदूद रखे। तो दौरान समात ये रिमार्क्स भी रहे और ये जो फैसला है इसको महफूज कर लिया गया है। कहा गया है कि जल्द ये फैसला सुना दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में 62(1) के तहत ताहयात नहली केस की जो समात हुई तो इसमें चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने जस्टिस बंदियाल के समीउल्लाह बलोच केस फैसले पर कुछ सवालात भी उठाए। वो बोले कि खाकवानी केस में 7 और समीउल्लाह बलोच में 5 रुकनी बेंच था। 7 रुकनी बेंच ने कहा है कि ये मामला लार्जर बेंच देखेगा। समीउल्लाह बलोच केस में 5 रुकनी बेंच ने अपना फैसला कैसे दिया? हमें या तो कहें कि सुप्रीम कोर्ट जजेस का एहतराम करना है या कहें कि नहीं करना। जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने खाकवानी केस में भारी नोट लिखा कि मैं इस नोट से इख्तलाफ कर नहीं पा रहा। उन्होंने कहा कि हम इस मामले पर कुछ नहीं कर सकते। 62(1) के तहत ताहयात नाहली केस की समात के दौरान चीफ जस्टिस की जानिब से ये रिमार्क्स भी सामने आए हैं और चीफ जस्टिस ने जस्टिस बंदियाल के समी बलोच केस फैसले पर कुछ सवालात भी उठा दिए जो कि हम आपको बता रहे थे। पार्लियामेंट कह चुकी है कि नाहली 5 साल होगी। कहा गया है कि आम कानून साजी आईनी तरमीम का रास्ता खोल सकती है। इसका क्या मतलब है? हम अपनी मर्जी से जो फैसला चाहें कर दें? क्या हमारे पार्लियामान में बैठे लोग बहुत ज़्यादा समझदार हैं? चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के ये रिमार्क्स थे। जस्टिस मंसूर अली शाह बोले कि मुद्दत 5 साल तय करने का मामला अदालत आया है। क्या हम 232(3) को रेड डाउन कर सकते हैं? जस्टिस जमाल मंदुखिल ने कहा कि बहुत मशकूक नज़रिया है। जहांगीर तरीन के वकील मखदूम अली खान ने कहा कि फैसले में कहा गया है कि जब तक डिक्लेरेशन रहेगा नाहली रहेगी। जस्टिस अमीनुद्दीन खान बोले कि अगर अदालत डिक्लेरेशन की ही तशरीह कर दे तो क्या मसला हल हो जाएगा? तो ये आज दौरान समात रिमार्क्स रहे हैं और फ़ैसला महफूज कर लिया गया है। ये कहा गया है अदालत की जानिब से कि फ़ैसला बहुत जल्द सुना दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का इंतखाबात से मुतल्लिक इनफरादी केस ना सुनने का भी फैसला सामने आया है। आर्टिकल 62(1) के तहत ताहयात नाहली के केस की समात में चीफ जस्टिस ने यह भी रिमार्क्स किए कि हम आइनी तशरीह से मुतल्लिक केस को कैसे सुनेंगे। इंतखाबात से मुतल्लिक केस अगले हफ्ते लगा देंगे। जहांगीर तरीन के वकील मखदूम अली खान के जब दलाइल मुकम्मल हुए तो ये चीफ जस्टिस की जानिब से रिमार्क्स किए गए हैं। तमाम तर सूरत हाल पे बात कर लेते हैं। शबिया नकवी हमारे साथ मौजूद हैं। शबिया, बताएगा दौरान समात आज क्या हुआ, अदालती कार्रवाई से मुतालिक बताएगा और चीफ जस्टिस की जानिब से भी आज खासे अहम रिमार्क्स दिए गए हैं। जी बिल्कुल, आज मुसलसल दूसरा दिन था। ना अहल की जो केस है उसकी समात हुई और 7 रुकनी लार्जर बेंच ने इसकी समात की। हमने देखा कि कल के दिन में जो है वो अदालत के मुआवनीन जिसमें उज़ैर भंडारी और उसके बाद फैसल सदीकी उन्होंने अपने दलाइल मुकम्मल किए, जबकि आज जो है वो जो है इनके जहांगीर तरीन के वकील उन्होंने अपने दलाइल दिए और उसके साथ अटॉर्नी जनरल ने जो है वो मुकम्मल दलाइल दिए। जहांगीर तरीन के वकील का ये कहना था कि कल जो मुसर्रत हिलाली हैं जस्टिस, उन्होंने एक सवाल किया था कि 62 और 63 आर्टिकल जो है इसको अलग अलग क्यों किया गया है। तो ये जो अहलियत और ना अहली का आर्टिकल है इसलिए ये अलग अलग है। इसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो एक बुनियादी इंसानी हकूक का आर्टिकल है 17, उसके बगैर भी इन दोनों को नहीं पढ़ा जा सकता। इसके साथ हमने ये भी देखा कि मखदूम अली खान ने ये भी कहा, जब उन्होंने दौराने समाज जो है अपने दलाइल देते हुए नवाज शरीफ का हवाला दिया तो चीफ जस्टिस ने उनको टोक दिया और उन्होंने कहा कि किसी फर्द वाहिद का नाम ना लें आप। इसके साथ जो अटॉर्नी जनरल है उन्होंने कहा कि मेन पॉइंट ये है कि ये करना है कि कोर्ट ऑफ लॉ क्या है और अदालत ने ये बात डिफाइन करनी है कि ना अहली का डिक्लेरेशन जो है वो किसने करना है। और हमने देखा कि चीफ जस्टिस ने बार बार ये कहा कि ये जो आइन है ये अवाम के लिए है, वकला के लिए नहीं है। आइन को सादा बनाए और ताकि लोगों का उस पर से एतमाद ना उठे। एक शख्स जो मुल्क तबाह कर देता है वो 5 साल बाद अहल हो जाता है, जबकि एक शख्स जो कागजाती नामजदगी में हल्की सी गलती भी करता है तो वो ताहयात ना अहल हो जाता है। ताहम यहाँ जब समात मुकम्मल हुई तो उसके बाद ये अदालत ने फैसला महफूज कर लिया और कहा कि जल्द ही जो ये शॉर्ट फैसला है ये सुना दिया जाएगा। अच्छा शबिया, बताइएगा कि शॉर्ट फैसला जल्द सुनाया जाएगा, एक्सपेक्टेड है कि आज ये फैसला सुनाया जाएगा या फिर कल तक बात जाएगी?
ये अदालत ने जब मौमिनीन की और सबका शुक्रिया अदा किया तो उसके साथ उनका कि फैसला जल्द ही सुनाया जाएगा, लेकिन आज की जो उनका एक रिमार्क था कि उम्मीद आज जो है वो हम फैसला नहीं सुना सकते, लेकिन उसके साथ उन्होंने कहा जल्द व जल्द कल भी फैसला हो सकता है कि अदालत कल फैसला सुना दे, या फिर मंडे की अगर हम बात करें तो पीर के रोज भी ये फैसला सुनाया जा सकता है। लेकिन कहा जा रहा था क्योंकि चीफ जस्टिस ने अपनी कल की जो प्रोसीडिंग थी उस दौरान ये कहा था कि हम जल्द अज जल्द इस केस को खत्म करना चाहते हैं, क्योंकि ये मामला जो है ये इंतखाबात में ताखीर का सबब भी बन सकता है। तो इसलिए उम्मीद ये की जा रही है कि अगर आज फैसला नहीं सुनाया गया तो कल तक जो है ये फैसला सुना दिया जाएगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया शबे नकवी, आप हमें तमाम तर तफसीलात से आगाह कर रही थी। उम्मीद की जा रही है कि कल तक ये फ़ैसला सुना दिया जाएगा। मुख्तसर फ़ैसला है जो कि महफूज किया गया है और ख़ासा अहमियत का हामिल है। इंतखाबात से पहले ये फ़ैसला और आज चीफ जस्टिस की जानिब से जो रिमार्क्स दिए गए वो भी खासे इंपॉर्टेंट थे। देखना ये है कि अब फ़ैसले में क्या तफसीलात सामने आती हैं। आगे बढ़ते हैं, हम बात कर लेते हैं कागजात नामजदगी की मंजूरी के हवाले से। इस्लामाबाद के 3 हलकों से PTI उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मंजूर हो चुके हैं। NA 46, 47 और 48 से कागजात मंजूरी से मुतालिक इलेक्शन ट्रिब्यूनल इस्लामाबाद ने महफूज फैसला सुना दिया है। PTI के शुएब शाहीन, नियाजुल्लाह नियाजी, सैयद सबतुल हैदर बुखारी के कागजात नामजदगी मंजूर किए गए हैं। इलेक्शन ट्रिब्यूनल जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने महफूज फैसला सुना दिया है और तीनों के कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए गए हैं। इस्लामाबाद के ये 3 हलके हैं जहां से ये कागजात नामजदगी मंजूर हुए हैं। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने ये फ़ैसला सुनाया है। ये फ़ैसला जो मंजूर किया गया था PTI उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी से मुतालिक NA 46, 47 और 48 से कागजात मंजूरी से मुतालिक इलेक्शन ट्रिब्यूनल इस्लामाबाद ने ये फ़ैसला महफूज किया था और ये फ़ैसला सुना दिया गया है। PTI के शुएब शाहीन, नियाजुल्लाह नियाजी और सैयद सबतुल हमीद के कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए गए हैं। इलेक्शन ट्रिब्यूनल जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने ये महफूज फैसला सुना दिया है और इन तीनों हलकों से इनके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार थे इनके कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए गए हैं। इस्लामाबाद के ये 3 हलके हैं जहां से कागजात नामजदगी मंजूर हुए हैं। NA 46, 47 और 48 महफूज फैसला सुनाया गया है। PTI के शुएब शाहीन, नियाजुल्लाह नियाजी और सैयद सबतुल हैदर बुखारी के कागजात नामजदगी मंजूर किए गए हैं। इलेक्शन ट्रिब्यूनल जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने महफूज फैसला सुना दिया है और तीनों उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी इस्लामाबाद के तीनों हलकों से मंजूर कर लिए गए हैं। इस्लामाबाद का हलका है NA 46, 47 और 48 जहां से ये कागजात नामजदगी मंजूर किए गए हैं। जबकि शफाफ इंतखाबात के इनेकाद के लिए पंजाब हुकूमत के भी अहम फैसले सामने आए हैं। तमाम पोलिंग स्टेशंस के हवाले से ये खबर आ रही है कि उनके गिर्द 4 दीवारी ज़रूरी करार दे दी गई है। पोलिंग स्टेशन के मुतालिक आगाही के लिए साइन बोर्ड आवेज़ा किए जाएंगे और साथ ही साथ इलेक्शन के मुतालिक फौरी शिकायत सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट को की जा सकेगी और इसके साथ साथ इलेक्शन के इनेकाद के मौके पर क़याम अमन हर सूरत यकीनी बनाया जाएगा। महकमा सेहत के मुलाजिमीन की इंतखाबात में ड्यूटी नहीं लगाई जाएगी। शफाफ इंतखाबात का इनेकाद और पंजाब हुकूमत की जानिब से अहम फैसले किए गए हैं। भल सफाई मुहिम की वजह से महकमा आबपाशी की गाड़ियाँ नहीं ली जाएंगी। तो ये कुछ अहम फैसले, अहम हिदायत जो पंजाब हुकूमत की जानिब से की गई हैं अमन व अमान को यकीनी बनाने के लिए कुछ प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं जो कि पंजाब हुकूमत की जानिब से उठाए गए हैं। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि तहरीक इंसाफ के जो वाइस कप्तान हैं वो इलेक्शन के लिए अहल करार पाए हैं। शाह महमूद कुरैशी की बात हो रही है जिनको NA 214 उमरकोट से इलेक्शन लड़ने की इजाज़त। जैन कुरैशी के भी कागजात नामजदगी मंजूर हो गए हैं। हलीम आदिल शेख को भी इलेक्शन के लिए अहल करार दे दिया गया है। तो इंतखाबात के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो खिलाड़ी हैं उनको अहल करार दे दिया गया है। हलीम आदिल शेख इसमें शामिल हैं, शाह महमूद कुरैशी इसमें शामिल हैं। इनको अब इंतखाबात के लिए अहल करार दे दिया गया है। PTI के रहनुमा बाबर अवान ये कहते हैं कि नवाज शरीफ मैदान में आओ, मुकाबला करो, छुप बल्ला वापस दिलाएगी। निकलना, जलसा करना, विकेटें क्यों उठवा रहा है हमारी, विकेटें क्यों तोड़ रहा है हमारी, पिच क्यों खराब कर रहा है हमारी, मैदान में हमारे आने से क्यों डर रहा है। दूसरी जानिब साबिक सदर आसिफ अली जरदारी जो कि पार्टी मुल्तान डिवीज़न और ज़िले अहदेदारान का मुश्तरका इजलास हुआ, आम इंतखाबात से मुतल्लिक मुहिम पर इसमें तबादला ख्याल किया गया। जनूबी पंजाब के लिए टिकटों पर भी मुशावरत की गई है। गुज़िश्ता रोज़ साबिक सदर से मुलाकात के बाद मुख्तलिफ सियासी जमातों के रहनुमा
जियाले बन गए थे। और हम देख रहे हैं कि आसिफ जरदारी जो हैं वो खासे मुतहरिक नज़र आ रहे हैं और साथ ही साथ जनूबी पंजाब के लिए टिकटों पर भी उनकी तरफ से मुशावरत की जा रही है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की बात करें, जो कह रहे हैं कि अशराफिया का ख्याल रखने के लिए PTI और नून लीग को मुसल्लत किया गया। लोगों को समझाना है कि बाकी जमातें अशराफिया की नुमाइंदगी करती हैं, पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनती है तो तनख्वाह डबल करेंगे। पंजाब में PTI और मुस्लिम लीग नवाज को मुसल्लत किया गया ताकि वो सिर्फ और सिर्फ अशराफिया का नुमाइंदगी बने, ताकि वो सिर्फ और सिर्फ अमीर तबका का ख्याल रखे। अगर आपने अपना हुकूमत बनाना है, मजलूमों का, गरीबों का, मेहनत कशों का, किसानों का, नौजवानों का, खवातीन का, तो आपको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जितवाना है। आपने मेरा सफीर बनकर, मेरे आवाज बनकर घर घर जाना है, लाहौर के हर दरवाजा पे खटखाना है और उनको समझाना है कि जो बाकी सियासी जमातें हैं वो अशराफिया का नुमाइंदगी करते हैं। सिर्फ एक ही सियासी जमात है जो 3 नस्लों से आपका नुमाइंदगी करते आ रहे हैं। आप उनको बताएं कि मेरा पहला वादा है कि अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हुकूमत बनता है तो हम उनका तनख्वाह डबल करेंगे। करना है। मईशत की सूरत हाल पे बात करते हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का इख्तिताम हुआ। स्टॉक मार्केट 124 पॉइंट्स की कमी से 64,514 पॉइंट्स पर बंद हुई है। दिन भर मजमूई तौर पर 361 कंपनीज के शेयर्स में कारोबार हुआ। इंटरबैंक में डॉलर 27 पैसे सस्ता होकर 281 रुपये 40 पैसे पर बंद हुआ है, जबकि ओपन मार्केट में डॉलर 282 रुपये 50 पैसे पर मुस्तहकम रहा है। सोने की बात करें तो 1200 रुपये की कमी से 2,17,000 रुपये फ़ी तोला हो गया है। 10 ग्राम सोना 1,028 रुपये की कमी से 1,86,043 रुपये का हो चुका है। तो सोने की कीमत में 1200 रुपये कमी हुई है। जबकि हुकूमत ने IMF का एक और मुतालबा पूरा करने के लिए तैयारी पकड़ ली है। FPR की तंजीम नौ की मंजूरी को हतमी शक्ल दे दी गई है। वजारत ख़जाना की समरी पर SIFC ने मंजूरी दी है। मंसूबे में FPR से राय नहीं ली गई। तंजीम नौ की हतमी मंजूरी काबीना के अगले इजलास में मंजूर किए जाने का इम्कान बताया जा रहा है, जबकि 8 मेंबरान पर मुश्तमिल बोर्ड FPR के मामलात देखेगा। FPR का पॉलिसी विंग ख़त्म करके वजारत ख़जाना में कायम किया जाएगा। मुलाजिमीन की तादाद में 30% कमी होगी। किसी को नौकरी से नहीं निकाला जाएगा। ये IMF का एक और जो हुक्मनामा था हुकूमत उस पर अमल दरामद करने के लिए तैयारी पकड़ ली है। जबकि बैंक से लिए गए हुकूमती कर्ज़ों में इजाफा हो गया है। 6 माह में बैंकों से हुकूमती कर्ज़े नई बुलंदियों पर पहुंच गए हैं। 1 जुलाई से 23 दिसंबर तक हुकूमती कर्ज़े 3,214 अरब रुपए तक पहुंच गए हैं। स्टेट बैंक के मुताबिक गुज़िश्ता साल कर्ज़े इसी अरसे के दौरान 1,019 अरब रुपए थे। हुकूमत का कर्जा 6 माह में 3,000 अरब रुपए से तजावुज़ कर चुका है। गुज़िश्ता माली साल की बात करें तो 3,639 अरब रुपए का कर्जा लिया गया था। माली साल 2022 में कर्जा तकरीबन 3,324 अरब रुपए रहा है। तो इस साल कर्ज़ों में खासा इजाफा हुआ है। इसी पर बात करने के लिए ग़ुलाम मुर्तज़ा हमारे साथ मौजूद हैं। ग़ुलाम मुर्तज़ा, बताइएगा, कर्ज़ों में इजाफ़ा हुआ है अगर पिछले साल की निस्बत हम कंपेयर करें तो? जी बिल्कुल, पिछले साल की निस्बत जो कर्ज़े हैं वो उनमें इजाफ़ा हुआ है और इजाफ़े की बड़ी वो पैदावारी जो सेक्टर है उसका कम जो ग्रोथ है वो है। और जो इंटरनल डेट है अगर हम उसको देखते हैं तो बैंकों से हमेशा से बोरोविंग करती आई है गवर्नमेंट, और इस हवाले से भी गवर्नमेंट ने बोरोविंग की है। और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के जो दादा-शुमार सामने आए हैं उसमें यही सूरत हाल सामने आई है कि पिछले साल की निस्बत माली साल की निस्बत इस अरसा में जुलाई ता दिसंबर जो है उसमें कर्ज़ों में इजाफा हुआ है। जहाँ तक हम बात करें जो IMF के मुतालबात की, तो IMF ने तंजीम नौ का मुतालबा किया था और तंजीम नौ जो है उसके ऊपर काम शुरू कर दिया गया है। अभी 8 रुकनी बोर्ड जो है वो तश्कील दिया जाएगा
जो कि FBR के मामला देखेगा। इस तंजीमों के तहत जो बोर्ड है उसमें वजारत ख़जाना, खारजा, तजारत, सनत और पैदावार जो हैं उनके सेक्रेटरीज इसमें शामिल होंगे। इसके साथ साथ जो ICAP है उनको भी FBR बोर्ड का मेंबर बनाया जाएगा। उनके जो सदर हैं 2 यूनिवर्सिटियों से माहिर मईशत लिए जाएंगे, वो भी इसका हिस्सा होंगे। सेक्रेटरी रेवेन्यू जो हैं वो बोर्ड के चेयरमैन रहेंगे और टैक्स और कस्टम सर्विस से इनका ताल्लुक नहीं होगा। जो सेक्रेटरी रेवेन्यू होंगे वो DMG के होंगे और FBR का पॉलिसी विंग भी ख़त्म करके उसमें वजारत ख़जाना में इसको कायम किया जाएगा, जहाँ पे मजमूई तौर पर FBR के मुलाजमीन की तादाद जो है उसमें 30% तक कमी की जाएगी। ये भी कहा गया है कि किसी को नौकरी से नहीं निकाला जाएगा, लेकिन इसके साथ साथ जो तैनातियां होंगी, यही है कि अगर 30% कमी का कहा गया है तो किस तरह से मुमकिन होगा कि नौकरियों से भी नहीं निकाला जाएगा इन्हें? बुनियादी तौर पे ऐसा होता है कि हर साल रेवेन्यू के काफ़ी सारे लोग जो हैं वो रिटायर होते हैं। अच्छा। जिस तरह से हर महीने में अगर 20-30 लोग जो हैं वो सीनियर पोजीशंस के रिटायर हो रहे होंगे तो उनकी जगह पे नए लोग नहीं रखे जाएंगे और वो इसी तरह से दीगर लोगों को उनकी जो जिम्मेदारियां हैं वो तफवीज़ की जाएंगी। तो एक मेंबर के पास या एक DG के पास 2-2, 3-3 जो डिपार्टमेंट्स हैं उनका चार्ज होगा और वो उसको चलाएंगे, क्योंकि ये कहा गया है कि बहुत बड़ा बोझ है इसको। कुछ लोग तो जो हैं रेवेन्यू के वो तो FBR के हवाले से कहते हैं कि ये एक टाइटैनिक है जो खुद ही अपनी आमदन जो है ज़्यादा से ज़्यादा खा जाता है। तो इस हवाले से ये किया गया है कि 22 ग्रेड के 2 कस्टम्स और रेवेन्यू के डायरेक्टर जनरल तैनात होंगे, जो एक कस्टम्स को देखेंगे, एक रेवेन्यू को देखेंगे और सेल टैक्स के मामला जो हैं वो डायरेक्टर जनरल रेवेन्यू इनकम टैक्स जो है वो देखेंगे। इस तरह से जो ज़िला सतह पर रेवेन्यू ऑफिसर्स की तैनातियाँ थी वो तो काफ़ी अरसे से याद है कि DROs डिस्ट्रिक्ट रेवेन्यू ऑफिसर्स के तौर पे उनकी तैनातियाँ की जा चुकी हैं। तो ये पूरा एक ढांचा था बुनियादी के रेवेन्यू का, इस तरह से हुआ कि जो डिस्ट्रिक्ट लेवल है वहाँ से सूबाई लेवल, सूबाई से फिर इसी तरह से प्रोविंशियल से फेडरल लेवल तक चीज़ें जो हैं वो होंगी और इसी तरह से ग्रास रूट लेवल तक ये चीज़ें नीचे जाएंगी। और ये जो सिस्टम है कलेक्शन का, इसको भी बेहतर करने के लिए बहुत ठीक है, कलेक्शन का सिस्टम बेहतर करने के लिए बहुत सी तजावीज़ हैं, बहुत सी सजेशंस हैं जो कि दी गई हैं और यकीनन उन पे गौर भी किया जाएगा। गुलाम मुर्तज़ा, बहुत शुक्रिया, आप हमें इस हवाले से अपडेट कर रहे थे और इसके साथ साथ हम अपने नाज़रीन को मशहद के हवाले से, स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से बता रहे थे। सोने के हवाले से हमने आपको बताया कि 1200 रुपये सोने की कीमत में कमी भी हुई है। अभी हम दिन भर क्या हम 20 खबरें आपने जानी। अभी लेटेस्ट खबर ये आ रही है कि इस्लामाबाद पिम्स के साथ साथ पोली क्लिनिक अस्पताल में भी बाज़ अद्वियात की किल्लत का इंकशाफ हुआ है। अरकान सेनेट ने मामला ऐवान में उठा दिया है। पोली क्लिनिक अस्पताल में एंटी रेबीज की वैक्सीनेशन भी दस्तियाब न होने का इंकशाफ हुआ है। सेनेटर हुमायूं महमद कहते हैं कि पिम्स के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए हैं। सेनेटर रुबीना खालिद ने मौक़िफ़ अपनाया कि मिर्गी की दवाई 8-10 महीने से मार्केट में नहीं है। सेनेटर मुश्ताक अहमद ने पिम्स और पोली क्लिनिक में अद्वियात की किल्लत का मामला उठा दिया। वजारत सेहत ने तहरीरी जवाब दिया कि पिम्स को चंद अद्वियात की कमी का सामना है। एक तो बजट कम होने के बाइस अदायगी के मसाइल की बाबत अद्वियात की किल्लत है और साथ ही साथ कुछ दीगर वजूहात भी उन्होंने बताई हैं। किस परफॉर्मेंस है, क्या इसकी उम्मीद थी हमें? देखिए, बिल्कुल कप्तान बदला, साल बदला, लेकिन पाकिस्तान टीम की किस्मत ना बदली। और पाकिस्तान की जो ऑस्ट्रेलिया में रवायती क्रिकेट है वही जो की दो बरकरार रही। और खास तौर पर हमेशा से ये कहता आया हूँ कि जब तक हमारे बल्लेबाज रन नहीं करेंगे, हमारे बॉलर जितने मर्जी भी तगड़े हो जाए वो उसका दफा नहीं कर सकते। तो आज भी यही हुआ कि तू चल मैं आया, ये हमारे बल्लेबाजों की रवायत रही है। किसी ने किसी का साथ नहीं दिया और पाकिस्तान को एक और शिकस्त जो है उसके बादल पाकिस्तान टीम के सर पर मंडला रहे हैं। और अब सिर्फ रस्मी कार्रवाई बाकी है क्योंकि 3 विकेटें बाकी हैं और सिर्फ 82 रन की पाकिस्तान की लीड है। और ऐसे में ये तमाम अगर देखा जाए तो इसका नाकामी की तमाम जिम्मेदारी बल्लेबाजों पर आती है। कप्तान शान मसूद भी हमारे लिए कोई अच्छी खुशकिस्मत साबित ना हुए, जिनसे तवक्को की जा रही थी कि दौरा ऑस्ट्रेलिया में वो पाकिस्तान के लिए कुछ कर दिखाएंगे। कम से कम 3 में से 1 टेस्ट ही जीतेंगे, लेकिन एक मरतबा फिर व्हाइट वॉश तो चौधरी साहब, इससे पहले हमने देखा था कि जब वर्ल्ड कप था उसमें जो पाकिस्तान की परफॉर्मेंस रही थी उसके बाद बहुत सी तब्दीलियां की गई, जिन तब्दीलियों का आपने भी जिक्र किया। अब ऑस्ट्रेलिया के दौरे के बाद जब टीम वापस आएगी तो फिर क्या तब्दीली की जाएगी?
تو یہ ہے کہ اب فوری طور پر اس دورے کے بعد پاکستان نے نیوزی لینڈ کا دورہ کرنا ہے اور T20 کرکٹ اگلے 7 ماہ تک پاکستان نے صرف T20 کرکٹ کھیلنی ہے، نہ اس میں کوئی ون ڈے ہے نہ کوئی ٹیسٹ میچ ہے. تو جب تک ٹیسٹ کرکٹ میں پاکستان پرفارم نہیں کرے گا، پاکستان کی کارکردگی ایسے رہے گی. ٹھیک ہے، پاکستان ٹیم کو پرفارمنس پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے، اور جس طرح سے ہم پہلے بھی اور ہمیشہ بات کرتے ہیں کہ ہمارے جو بیٹرز ہیں ان کو عمدہ پرفارمنس دکھانے کی بہت زیادہ ضرورت ہے اور محنت کی ضرورت ہے. ہم واپس آئیں گے نیوز روم میں بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ٹو دی نیوز روم. آج ایک اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. سینٹ میں الیکشن ملتوی کرنے کی جو قرارداد ہے وہ کثرت رائے سے منظور کر لی گئی ہے. یہ قرارداد کس نے پیش کی اور کورم پورا تھا یا نہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کس نے اس کی مخالفت کی ہے، اس سب پہ ہم نیوز روم میں بات کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا کہ آج سپریم کورٹ میں جو سماعت ہوئی ہے تاحیات نااہلی کیس سے متعلق، اور اس کے بعد فیصلہ منظور کر لیا گیا ہے. عدالت کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ہم جلد فیصلہ سنائیں گے. دوران سماعت کیا کچھ ہوا اس پہ بھی بات کریں گے. ملکی سیاسی صورتحال کیا ہے، کیونکہ کاغذات نامزدگی کے حوالے سے جو سلسلہ ہے وہ جاری ہے. کچھ حلقے ایسے ہیں جہاں پہ کاغذات نامزدگی منظور ہو گئے ہیں، اور کچھ اراکین اور امیدوار ایسے ہیں جو کہ اب اہل قرار پائے ہیں. وہ کون ہیں اس پہ بھی بات کریں گے. کھیل کے میدان کا بھی ہم رخ کریں گے. پاکستانی بلے بازوں کی پرفارمنس کے حوالے سے بات کریں گے. غزہ کی صورتحال کا بھی جائزہ لیں گے. لیکن سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں انتخابات کی، اور سینٹ میں آج جو قرارداد کثرت رائے سے منظور ہوئی ہے ہم اس کی بات کر لیتے ہیں. عام انتخابات مؤخر کرانے کے لیے قرارداد کو کثرت رائے سے منظور کیا گیا. مسلم لیگ نون کے سینیٹر افنان اللہ نے اس کی مخالفت کی ہے. انتخابات ملتوی کرانے کی قرارداد سینیٹر دلاور خان نے پیش کی. مرتضیٰ سولنگی کے آنے کے بعد ایوان میں ایک بار پھر قرارداد پیش کی گئی، اور دوسری بار بھی کثرت رائے سے انتخابات معطل کرنے کی قرارداد ایوان نے منظور کر لی ہے. اور قرارداد کے مطابق ملک میں جو سیکیورٹی کی حالات ہیں وہ انتہائی خراب ہیں. مولانا فضل الرحمان محسن داوڑ پر حملے ہو چکے ہیں. بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں بھی حالات انتہائی کشیدہ ہیں. ملک کے مختلف علاقوں میں جنوری اور فروری میں موسم سرما بھی انتہا پر ہوتا ہے. یہ جواز بنایا گیا ہے اس قرارداد میں. الیکشن کمیشن موزوں وقت تک انتخابات ملتوی کرے. 104 ارکان کے سینٹ ایوان میں قرارداد کی منظوری کے وقت صرف اور صرف 13 ارکان موجود تھے، اور یہ جو قرارداد ہے ان 13 ارکان میں کثرت رائے سے منظور ہو گئی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کی رہنما شہری رحمان کہتی ہیں کہ پیپلز پارٹی کا موقف ہے کہ انتخابات وقت پر ہوں. پیپلز پارٹی الیکشن ہر بروقت منصفانہ اور شفاف انتخابات چاہتی ہے. کسی ابہام کے بغیر پیپلز پارٹی نے قرارداد کو بالکل سپورٹ نہیں کیا. انہوں نے کیا کہا وہ ذرا سنیے. الیکشنز کروانے کے حوالے سے ہراول دستے میں رہیں، بالکل فرنٹ لائن میں رہیں، اور کوئی اس میں ہماری طرف سے ابہام نہیں تھا. ہمارا واضح موقف رہا ہے کہ الیکشن بر وقت ہونے چاہیے. یہ ملک میں ہیجانی اور پریشانی کی کیفیت نہیں پھیلانی چاہیے، بے یقینی اور نہیں ہونی چاہیے. ہم نے قطعاً اس بات کو سپورٹ نہیں کیا ہے کہ الیکشن میں کوئی بھی ڈیلے ہو یا انتخابات میں کوئی بھی التوا آگے ہو. 8 فروری کی ڈیٹ سپریم کورٹ میں دے دی گئی ہے. رحمان کہہ رہی ہیں کہ پیپلز پارٹی ابھی بھی اپنے موقف پہ قائم ہے کہ انتخابات وقت پہ ہونے چاہیے. جناب یہ قرارداد پیش کی ہے دلاور خان نے، اور وہ کیا کہتے ہیں وہ بھی ہم آپ کو بتا دیتے ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ آپ خود سن لیے انہوں نے کیا کہا. جو ملک کا یہ 1000 ارب روپے ہم مقروض ہیں، تو میں تو پرائم منسٹر نہیں رہا، نہ کودا بابر پرائم منسٹر رہا، نہ سولنگی صاحب پرائم منسٹر رہا. تو آپ سوچیں کہ آپ 62,000 ارب سے اس کو ڈبل فگر میں لینا جانا چاہتے ہیں. اگر لے جانا چاہتے ہیں تو 1-2-3 مہینے کے بعد لے جائیں نا، کیا فرق پڑتا ہے. مسلم لیگ نون کے سینیٹر افنان اللہ بولے کہ اچانک سے ایسا کیا ہو گیا کہ الیکشن ملتوی کرنے کی قرارداد پیش کر دی. 2013 اور 18 میں بھی سخت حالات تھے، لیکن اس کے دوران بھی الیکشن ہوئے. 2013 کے الیکشن میں جناب چیئرمین دھماکے ہوئے اس مہینے کے اندر. بے نظیر بھٹو صاحبہ کی شہادت ہوئی 2008 کے الیکشن سے پہلے. تو کیا ہم یہ کہیں کہ کیونکہ حالات ٹھیک نہیں ہیں، کیونکہ ویدر ٹھیک نہیں ہے،
क्योंकि फॉग है तो हम इलेक्शन ना कराएं, ये क्यों कोई बहादुर कौम इस तरह करती हैं, या वो कौमें जो अपने मुल्क के मुस्तकबिल के बारे में संजीदा हों वो ये हरकतें करती हैं? मुझे बताएं क्या मुल्क इस तरह चलेगा बगैर आईनी इदारों के, बगैर प्रोविंशियल असेंबलीज के, बगैर नेशनल असेंबली के, बगैर इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर के? क्या मुल्क ऐसे चलेगा जनाब चेयरमैन? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सेनेट में मंजूर होने वाली करारदाद की मुखालफत कर दी है। सेनेटर बहरामन तंगी ये कह रहे हैं कि हमें इस करारदाद के हवाले से एतमाद में नहीं लिया गया, ये करारदाद एजेंडे पर मौजूद ही नहीं थी। उन्होंने क्या कहा वो सुनिए। न किसी को पता था कि इस किस्म का रिजोल्यूशन ला रहे हैं दिलावर खान साहब। एक रिजोल्यूशन टेबल हुआ, चेयरमैन सीनेट ने इजाजत दी और उसने रिजोल्यूशन टेबल किया, उसके अगेंस्ट में अपनान ने स्पीच की। जब वोटिंग हो रही थी तो अपनान आगे थे, मैं और गुरदीप सिंह पीटीआई का जो सीनेटर साहब है, मैंने, गुरदीप सिंह ने और अपनान ने नो किया है। और आज अभी भी आपके साथ चैनल पे भी मैं कहता हूं कि इलेक्शन होना चाहिए, लेकिन मुख्तलिफ चैनल्स पे मैंने ये देखा, ये सुना कि सीनेटर बहरामन तंगी और गुरदीप सिंह खामोश थे। बिल्कुल मैं कैटेगोरिकली लिखता हूँ गलत है, इसलिए कि हम दोनों ने पीछे बैठे थे, हमने नो जोर से ये कहा कि नो। पीपल्स पार्टी के सेनेटर शहादत आवान भी ये बोले कि इलेक्शन मुलतवी करने के लिए करारदाद आइन के खिलाफ साजिश है। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात का शेड्यूल जारी कर दिया है। जो इलेक्शन मुलतवी की बात करता है वो तौहीन अदालत करता है। इंटरवी नहीं हो सकते, इंतखाबात मुलतवी जो है इलेक्शन कमीशन ने करने हैं और इलेक्शन के लिए बाकायदा एक शेड्यूल हो चुका है। इलेक्शन आपने प्रोसेस जो है उसमें जा चुका है, थर्ड फेज जो इलेक्शन का वो भी हो चुका है और रेजोल्यूशंस जो है वो इलेक्शन जो है उसके कहने की वजह से इलेक्शन मुलतवी नहीं होंगे। आम इंतखाबात 8 फरवरी 2024 को ही होंगे। सेनेट की करारदाद का इलेक्शन शेड्यूल पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इलेक्शन कमीशन ने भी ये वाज़े कर दिया है। ज़रा ये बता रहे हैं कि हुकाम ये कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के अलावा कोई हुक्म इलेक्शन शेड्यूल पर असर अंदाज नहीं हो सकता। सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का जो हुक्म है उस पर ही अमल दरामद होगा और इंतखाबात 8 फरवरी 2024 को ही होंगे। सेनेट में जो करारदाद मंजूर हुई है उसका इलेक्शन शेड्यूल पर कोई असर नहीं होगा। साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमिश्नर कंवर दिलशाद साहब ने हमें ज्वाइन किया है। कंवर दिलशाद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, आज ये जो करारदाद पेश की गई है सेनेट में, जिसे कसरत राय से मंजूर कर लिया गया है, गो के उस वक्त ऐवान में सिर्फ 13 अरकान मौजूद थे, क्या आप समझते हैं कि इसकी क्या हैसियत है और क्या असरअंदाज होगी ये सियासी तौर पर? ठीक है कि सेनेट की जो करारदाद है उसमें तादाद नहीं गिनी जाती, वो एक सेनेट की करारदाद आ गई है, अक्सरियत का फैसला हो गया है, तो ये एक राय है। करारदाद जो होती है ना, ये एक राय की शक्ल में सामने आई है और इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने सेनेट की इस करारदाद को मौसूल होने के बाद अपने आयन और कानून की रोशनी में फैसला करना होगा। अगर वो ये महसूस करे कि इसके जो करारदाद का मतन बहुत अहम मामलात है, रियासत का मफाद है, सिक्योरिटी के मामलात हैं और हमारे सेनेटर जो हैं उनके भी कंसर्न हैं, तो उसका बेहतरीन तरीका तो ये हो सकता है कानून की नज़र में, चूंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान 8 फरवरी के इंतखाबात करवाने के लिए इलेक्शन कमीशन की पुष्ट पर खड़ी है, तो अब जो भी फैसले होने हैं वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की ही राय के मुताबिक, फैसले के मुताबिक ही होने हैं। इसका तो तरीकाकार हमारी नज़र में ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान आइन के आर्टिकल 186 के तहत इस करारदाद को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बतौर रेफरेंस भिजवा दें और उनसे राय वसूल कर लें कि आप हमें रहनुमाई दें, हमारी गाइडलाइन दें कि इस करारदाद की रोशनी में इलेक्शन कमीशन को क्या करना चाहिए। इसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जो राय है, एडवाइस है, वो बड़ी अहमियत की हामिल होगी। वो मुमकिन है वो इदारों के जो खास इदारे हैं, वज़ारत दाखिला है और सिक्योरिटी के इदारे हैं, उनकी राय हासिल कर रहे हैं, उनको तलब कर ले, तो ये सारे मामलात अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास जाएंगे। साहब, जिस तरह से आपने फरमाया है कि ये सिर्फ एक राय है, इसकी कानूनी हैसियत कोई नहीं है, लेकिन आपको लगता है कि ये जो इंतखाबात का माहौल है इसमें क्योस पैदा हुआ है इस करारदाद से? बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने। इसमें बाकायदा लोगों के अंदर एक हैजानी कैफियत पैदा हो गई और तरह तरह के वसवसे हो गए, क्या सराइयों को तकलीफ मिल गई
जो क्यासराइयाँ चल रही थी शेड्यूल आने के बावजूद भी, तो उनको तकवीत मिल गई। इस लिहाज से पहली बात यह है कि सेनेट के चेयरमैन को इस करारदाद को पेश करने की इजाजत नहीं देनी चाहिए थी, लेकिन बहरहाल जो हर मामले में अब वीटो इख्तियार करते हैं, हर मामले में वीटो इस्तेमाल करते हैं करारदाद पेश होने से पहले या बाद में, बहरहाल वो करारदाद आगे। इसकी अहमियत बड़ी है। इसकी अहमियत ये है कि इस चेयरमैन सेनेट की सदारत में ये सेशन हुआ और उनकी सरबराही में ये करारदाद पास हुई और उनके दस्तखतों से ये करारदाद इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को भिजवाई जाएगी। इसमें बड़ा वजन है, क्योंकि वो अवान बाला है और अवान बाला जो होता है उसकी करारदाद को आप किसी तरीके से नजरअंदाज नहीं कर सकते। एक पॉइंट सियासी जमातें ये भी डिस्कस कर रही हैं कि 104 अरकान का जो सेनेट है उसमें सिर्फ 13 अरकान मौजूद थे और कोरम भी पूरा नहीं था, तो क्या उसके बावजूद भी इसमें वजन है जिस तरह से आप कह रहे हैं? इसमें इसलिए वजन है कि जब कोरम पूरा नहीं हो रहा था तो उन्हीं में से किसी मौजूद रुकन को खड़े होकर कहना चाहिए था, जो अफनान साहब ने इसके करारदाद की मुखालफत की है, तो उनका ही फर्ज बनता था कि जी कोरम पूरा नहीं है। तो कोरम पूरा होने की निशानदाही जो थी वो कोई रुकन कर देता तो इजलास गलती हो जाता। उन्होंने क्यों नहीं कोरम के बारे में तवज्जो दिलाई चेयरमैन सेनेट को? इसमें एक बड़ी बैकग्राउंड ये भी तो है ना, बाकी काबिल लोगों की तवज्जो उठाने के लिए या अपनी हमदर्दियां लेने के लिए ये कहना कि हम इसकी मुखालफत करते हैं, तो मुखालफत करने वालों ने इस करारदाद से जब पेश हो रही थी तो कोरम की निशानदाही क्यों नहीं की? सबसे बड़ी अहम बात, कोरम की निशानदाही होती, इजलास खत्म हो जाता मंडे तक या गैर महीना मुद्दत के लिए खत्म हो जाता। क्योंकि सर कहा जाता है ना कि जो खामोशी होती है वो भी नीम रजामंदी होती है। बिल्कुल, जो कोरम की निशानदाही ना करके इसका मतलब था कि उनकी राय इसमें शामिल है, वो सिर्फ महज स्कोरिंग, आवाम की स्कोरिंग हासिल करने के लिए इस तरह से कहते हैं हमने इसी करारदाद की मुखालफत की है। मुखालफत होती है आप बाकायदा कोरम का आप बताते थे, कोरम पूरा नहीं हो रहा। इसी तरह जो हमारे दोस्त मुर्तजा असलंगी साहब हैं, बहुत मीडिया के एक्सपर्ट हैं, तो उनको भी कोरम की निशानदेही करनी चाहिए थी, तो फिर ये सारा मामला खत्म हो जाता। लेकिन बहरहाल क्या सराइयों को तकलीफ मेरी, आप सही फरमा रही हैं। आपको अर्जुन शाह साहब ये भी बताएगा कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये तफसीलात सामने आई हैं, ज़राए बता रहे हैं कि आला हुकाम ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अलावा कोई फैसला, कोई करारदाद असरअंदाज नहीं होगी और इलेक्शन शेड्यूल में किसी तरह की कोई तब्दीली नहीं होगी। 8 फरवरी 2024 को ये इंतखाबात हो रहे हैं। इसका सबसे बड़ा आसान तरीका यह है, इतना बड़ी अहम करारदाद पेश हो गई है, मंजूर हो गई है, तो फिर इलेक्शन कमीशन के जराये की कोई अहमियत नहीं। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के तर्जमान को पेश होना पाए या इलेक्शन कमीशन का मौकफ सरकारी तौर पे सामने आना चाहिए था। ये जो जराये होते हैं ना, इसमें हम भी समझते हैं इस पे जराये की कोई वैल्यू नहीं होती, इसे तो बाकायदा पाबंदी लगनी चाहिए जराये के ऊपर। तो जराये का क्या मतलब होता है? अफसोस, जैसे मैं खुद के बात कर रहा हूँ कि जनाब मैं तो नहीं कह रहा कि जनाब मेरी ये हम राय दे रहे हैं कि जनाब ये राय है, लेकिन इसकी अहमियत भी है। इसकी अहमियत यह है कि चेयरमैन सेनेट ने एक करारदाद पास की है, तो ये इस लिहाज से हम चाह रहे हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट में जाएगा और सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान हम जो है ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब ने फरमाया था कि जी मैं 8 फरवरी के इलेक्शन की मैं जमानत देता हूँ, तो आप कहें जी हमें ये करारदाद आ गई है अवान बाला की तरफ से, आप इसके बारे में इलेक्शन कमीशन की रहनुमाई फरमाएं। तो उसमें आर्टिकल 186 के तहत रेफरेंस भिजवाने में क्या अर्ज है? ठीक है, यानी आपको ऐसा लगता है कि खुल के बात होनी चाहिए, जो भी राय है वो सामने रखनी चाहिए, बजाय कि ऐसे कि हम जराये के तौर पे इसको रिलेट करें। जराये की कोई अहमियत नहीं होती ना, जराये के मतलब क्या सराइयाँ होती है ना, जराये का क्या मतलब है? अच्छा कुंवर शाह साहब ये बताइएगा कि ये करारदाद जो है वो कसरत राय से अब मंजूर हो गई है, अब आगे का क्या प्रोसीजर होता है? क्योंकि बाज़ ये कह रहे हैं, सियासी जमातें भी ये कह रही हैं कि इसकी अहमियत नहीं है, लेकिन आप क्योंकि आप बड़ी बसीरत रखते हैं, आपका एक्सपीरियंस भी, आप ये कह रहे हैं कि एक खासी अहम डेवलपमेंट ये हुई है। अहम डेवलपमेंट हो गई ना, अहम डेवलपमेंट ये है कि चेयरमैन सेनेट की सरबराही में करारदाद आई है, तादाद नहीं गिने जाते कि 13 थे 14 थे। पहली बात थी उन लोगों ने इसकी निशानदाही करके कोरम की कोरम का निशानदाही क्यों नहीं की? ठीक है, कोरम की निशानदाही नहीं की तो करारदाद पास हो गई, इसमें तादाद नहीं गिने जाती, करारदाद आ गई है कौमी असेंबली की तरफ से, सॉरी सेनेट की तरफ से। इसी तरह जैसे हमारे ऑनरेबल
जज फैसला करते हैं, 5 का रुकनी बेंच है, 3 एक तरफ हो गए, 2 एक तरफ हो गए, तो अक्सरियत फैसला पूरे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला हो गया। जो 2 ने जो मिनॉरिटी में दस्तखत नहीं किए या उसको इख्तिलाफ से नोट लिखा, उसकी कोई वैल्यू नहीं, वैल्यू 3 जजों की है, वो पूरे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को कवर करते हैं। इस तरह ये पूरे सेनेट की कवर की है उन्होंने। अगर कोरम की निशानदेही कर देते तो ठीक था, नहीं हुआ तो पूरी सेनेट की करारदाद है ये। ठीक है, बहुत शुक्रिया। कुंवर दिलशाद साहब हमारे साथ मौजूद थे और उनकी जानिब से कहा गया है कि ये एक राय है, कानूनी हैसियत तो नहीं है, लेकिन यकीनन इसका इम्पैक्ट ज़रूर होगा। और साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि वो जो अरकान जिन्होंने इसकी मुखालफत की है उन्हें कोरम ना पूरा नहीं था, उसके लिए आवाज़ अपनी बुलंद करनी चाहिए थी, और जो खामोश रहे हैं और बाद में इसकी मुखालफत की है तो ये भी एक सवालिया निशान है। खैर, अब देखना ये है कि क्या किया जाता है, क्या होता है आगे आने वाले दिनों में, क्योंकि इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये कह दिया गया है कि जो सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है उस पर अमल दरामद होगा और इंतखाबात 8 फरवरी 2024 को ही होंगे, और इसके लिए तमाम तर तैयारियां भी चल रही हैं। कागजात नामजदगी के हवाले से अगर हम बात करें तो इस्लामाबाद के 3 बड़े हल्के जहां से PTI उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए गए हैं। NH 46, 47 और 48 से कागजात मंजूरी से मुतल्लिक इलेक्शन ट्रिब्यूनल इस्लामाबाद ने जो फैसला महफूज किया गया था वो सुना दिया गया है। PTI के शुएब शाहीन, न्याजुल्लाह न्याजी, सैयद सबतुल हैदर बुखारी के कागजात मंजूर किए गए हैं। इलेक्शन ट्रिब्यूनल जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने महफूज फैसला सुना दिया है और इन तीनों के कागजात को मंजूर कर लिया है। इस्लामाबाद के 3 हल्के हैं NH 46, 47 और 48, जहां से इन तीनों के कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए गए हैं। वो फैसला जो महफूज किया गया था वो सुना दिया गया है। एक जानिब हमने देखा कि महफूज फैसला सुना दिया गया और दूसरी जानिब बड़ी इंपॉर्टेंट जो एक डेवलपमेंट ये हुई है 62(1)F के तहत ताहयात नाअहली केस, उसका फैसला महफूज कर लिया गया है और ये कहा गया है कि ये फैसला जल्द सुनाया जाएगा। शायद आज ये फैसला ना सुना पाएँ, सुप्रीम कोर्ट ये बता रहे हैं, लेकिन कोशिश होगी कि जल्द ये फैसला सुना दें। एक जनरल ने 62(1)F की शिक डाली, सब इसके पाबंद हो गए, मुल्क तबाह कर दें, कुछ नहीं होता। लेकिन कागजात में एक गलती पर ताहयात नाअहली, क्या किसी और मुल्क में इलेक्शन से कबल इतना सख्त टेस्ट होता है, ये सवाल किया गया। और कागजात में पूछा जाता है कि आपके पास कितना सोना है, दुरुस्त ना बताया जाए तो ताहयात नाअहल कर देते हैं। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के आर्टिकल 62(1)F के तहत ताहयात नाअहली केस में ये इम्पॉर्टेंट रिमार्क्स भी सामने आए हैं। वो ये कह रहे हैं कि मुल्क को हिला दो लेकिन कुछ नहीं कहा जाएगा, लेकिन अगर कागजात में थोड़ी सी भी रद्दोबदल होती है या सवाल का सही जवाब नहीं दिया जाता, एक गलती होती है कागजात में, तो उस पर ताहयात नाअहली कर दी जाती है। ये बहुत मुश्किल टेस्ट है और इतना सख्त टेस्ट किसी और मुल्क में इलेक्शन से कबल वो कह रहे हैं कि क्या होता है। उनकी जानिब से ये सवाल किया गया है 62(1)F के तहत ताहयात नाअहली केस, जिसका फ़ैसला महफूज कर लिया गया है और कहा गया है कि ये फ़ैसला आज तो सुनाना मुमकिन नहीं लग रहा, लेकिन बहुत जल्द ये फ़ैसला सुना दिया जाएगा। लेकिन जो चीफ जस्टिस की जानिब से रिमार्क्स दिए गए वो भी खासे इम्पॉर्टेंट हैं। जहांगीर तरीन के वकील मखदूम अली खान ने कहा है कि कहीं सियासतदानों के लिए ऐसा कोई टेस्ट नहीं होता। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने पूछा कि क्या अदालत इलेक्शन एक्ट सेक्शन 232 को कलअदम कर सकती है। वकील ने कहा कि अदालत खुद को सिर्फ समीउल्लाह बलोच केस के फैसले तक महदूद रखे। तो 62(1)F के तहत ताहयात नाअहली केस की जब समाअत हो रही थी तो उसमें हाकवानी केस की भी बात हुई और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट में 62(1)F के तहत ताहयात नाअहली केस की जो समाअत थी उसमें चीफ जस्टिस की जानिब से भी अहम रिमार्क्स दिए गए। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने जस्टिस बंदयाल के समीउल्लाह बलोच केस फैसले पर कुछ सवालात उठा दिए हैं। वो बोले कि खाकवानी केस में भी 7 और समीउल्लाह बलोच में 5 रुकनी बेंच था। 7 रुकनी बेंच ने कहा कि यह मामला लार्जर बेंच देखेगा। समीउल्लाह बलोच केस में 5 रुकनी बेंच ने अपना फ़ैसला कैसे दे दिया। हमें या तो कहें कि सुप्रीम कोर्ट जजेस का एहतराम करना है या कहें कि नहीं करना। जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने खाकवानी केस में भारी नोट लिखा कि मैं इस नोट से इख्तलाफ कर नहीं पा रहा। उन्होंने कहा कि हम इस मामले पर कुछ नहीं कर सकते। पार्लियामेंट कह चुकी है कि नाअहली 5 साल होगी। कहा गया कि आम कानून साजी आईनी तरमीम का रास्ता खोल सकती है। इसका क्या मतलब है कि हम अपनी मर्ज़ी से जो फ़ैसला चाहें वो कर दें? क्या हमारे पार्लियामान में बैठे लोग बहुत ज़्यादा समझदार हैं? चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के ये रिमार्क्स थे। जस्टिस मंसूर अली शाह बोले कि मुद्दत 5 साल तय करने का जो मामला है वो अदालत आया है। क्या हम
232 3 को रेट डाउन कर सकते हैं। जस्टिस जमाल मंदोकिल ने कहा कि ये बहुत मशकूक नज़रिया है। जहांगीर तरीन के वकील मखदूम अली खान ने कहा कि फ़ैसले में कहा गया है कि जब तक डिक्लेरेशन रहेगा नाअहली रहेगी। जस्टिस अमीनुद्दीन खान बोले कि अगर अदालत डिक्लेरेशन की ही तशरीह कर दे तो क्या मसला हल हो जाएगा। तो आर्टिकल 232 का भी जिक्र हुआ दौरान समाअत और इस हवाले से रिमार्क्स भी दिए गए। जबकि सुप्रीम कोर्ट का इंतखाबात से मुतल्लिक इनफरादी केस ना सुनने का फ़ैसला भी सामने आया है। आर्टिकल 62(1) के तहत ताहियात नाअहली केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने ये रिमार्क्स दिए हैं कि हम आइनी तशरीह से मुतल्लिक केस को सुनेंगे, इंतखाबात से मुतल्लिक केस अगले हफ्ते लगा दें। जहांगीर तरीन के वकील मखदूम अली खान के जब दलाइल मुकम्मल हुए तो ये कहा गया है कि हम इंतखाबात से मुतालिक जो केस है उसे अगले हफ्ते सुनेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने इंतखाबात से मुतालिक इनफरादी केस ना सुनने का फ़ैसला किया। जहांगीर तरीन के वकील मखदूम अली खान के जब दलाइल मुकम्मल हुए तो ये कहा गया कि इस केस को अगले हफ्ते लगा दें, अगले हफ्ते हम इसको सुनेंगे। इंतखाबात से मुतल्लिक केस अगले हफ्ते लगा दिया जाए। चीफ जस्टिस की जानिब से कहा गया है इंतखाबात से मुतल्लिक इनफरादी केस ना सुनने का फ़ैसला किया गया। आर्टिकल 62(1) के तहत ताहियात नाअहली के केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने ये रिमार्क्स दिए कि हम आइनी तशरीह से मुतल्लिक केस को सुनेंगे और इंतखाबात से मुतल्लिक जो केस है उसको अगले हफ्ते लगा दिया जाए। जहांगीर तरीन के वकील मखदूम अली खान के दलाइल जब मुकम्मल हुए तो ये कहा गया। बैरिस्टर आमिर हसन माहिर कानून उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। बैरिस्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बैरिस्टर साहब आज की समाअत तो मुकम्मल हो गई है और समाअत के बाद फ़ैसला भी महफूज कर लिया गया है, अब सुनाया जाएगा। चीफ जस्टिस की जानिब से आज बड़े इंपॉर्टेंट रिमार्क्स दिए गए हैं। सर क्या हम रिलेट कर सकते हैं उससे फ़ैसले से मुतालिक, और ये भी बताएगा कि क्या एक्सपेक्टेड लग रहा है आपको फ़ैसला? देखिए, जो ऑब्जर्वेशन होती हैं जजेस की वो असल में कई दफ़ा सवालात उठाए जाते हैं। जब कोई आर्गुमेंट्स दे रहा हो कोई वकील तो उसमें से सवालात उठाए जाते हैं। अब उसमें फैसला क्या उसके मुताबिक होगा, कई दफ़ा ऐसा भी होता है और कई दफ़ा उससे मुख्तलिफ भी होता है। इसलिए फैसले को महफूज किया गया है कि तमाम जजेस आपस में मुशावरत के साथ फैसला तहरीर करेंगे। तो मेरे ख्याल में फैसले का कयास करना तो मेरे ख्याल से क्योंकि बेहतर नहीं है कि क्या फैसला होगा। तो बैरिस्टर साहब आज दौरान समाअत जो चीफ जस्टिस के रिमार्क्स थे उनके हवाले से आप क्या राय रखते हैं? देखिए, रिमार्क्स तो वो जजेस के मैंने आपको बताया कई दफा वो कतई रिमार्क्स नहीं होते हैं। जब कोई वकील अपने दलाइल पेश कर रहा होता है तो सवालात उठाए जाते हैं या कई दफा दूसरा नुक्ता नजर जानने के लिए एक बात की जाती है। तो मैं कभी भी रिमार्क्स के ऊपर या ऑब्जर्वेशन के ऊपर तो नहीं कहता हूँ। जो फैसला आएगा, और अब मेरे ख्याल से आज नहीं तो कल आ जाएगा फैसला, अब ज्यादा देर तो नहीं रहेगा, महफूज है फैसला। तो मेरे ख्याल से जो भी फैसला आए बेहतर फैसला होना चाहिए और हम तो समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को हमेशा मानना जाना चाहिए। लेकिन इसके साथ ये भी एक तासुर है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला कोई ऐसा ना हो कि इलेक्शंस के ऊपर जो पहले से शुबहात हैं बहुत से कि शायद किसी को सपोर्ट किया जा रहा है या ऐसा है, तो अगर फैसले एकदम से इन लाइन हो जाते हैं, धड़ाधड़ किसी को रिलीफ मिलने लगता है, तो उससे फिर बातें और शुबहात बढ़ते हैं। लेकिन जो भी आएगा बेहतर आएगा, उम्मीद की जानी चाहिए। बैरिस्टर साहब, चीफ जस्टिस की जानिब से आज जो गुफ्तगू हुई है उन्होंने कहा है कि इतना मुश्किल टेस्ट कहीं और नहीं होता इंतखाबात से पहले। वो कह रहे हैं कि कागजात में हल्की सी भी तब्दीली कर दी जाए तो नाअहल कर दिया जाता है। और अगर उन्होंने ये भी मिसाल दी कि अगर ये पूछा जाता है कि कितना सोना है आपके पास, अगर उसका सही जवाब नहीं दिया जाता तो उसको नाअहल कर दिया जाता है। तो आपको लगता है कि आइन में कुछ तब्दीली होनी चाहिए, इस हवाले से कुछ चीज़ें क्लैरिफाई होनी चाहिए? देखिए, आइन में तो इतनी बारीक बीनी से नहीं लिखा कि किसी से 10 तोले का सवाल है। जी, एक मिसाल उन्होंने दी थी ना। जी 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 बिल्कुल। असल में ये है कि ये जब इम्प्लीमेंट किया जाता है नीचे, इसीलिए ये चीजें इतनी हैं कि अपील में आता है। पहले अगर मामला नीचे से रिजेक्शन हो नॉमिनेशन पेपर्स की तो ट्रिब्यूनल में आता है, उसके बाद फिर उसकी अपील्स हैं, हाई कोर्ट में लाया करती है, सुप्रीम कोर्ट में लाया करती है। और ज्यादातर होता भी ये है
کہ ہمیشہ اجازت مل جاتی ہے الیکشن لڑنے کی، لیکن بجا طور پہ انہوں نے سوالات جو اٹھائے ہیں یہ بجا ہیں کہ جو نامینیشن پیپرز جو لے رہے ہوتے ہیں اور فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں انہیں بھی اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر نامینیشن پیپرز کو ریجیکٹ نہیں کرنا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو چیف جسٹس صاحب نے بات کی ہے وہ اس طرف اشارہ ہے کہ اگر کوئی عوام کے سامنے آنا چاہ رہا ہے عوام کا فیصلہ کروانے کے لیے اور عوام سے اپنے حق نمائندگی کے لیے، تو فیصلہ تو عوام نے کرنا ہے، تو پھر اسے ٹیکنیکل گراؤنڈز پہ اتنا نہیں کرنا چاہیے۔ اور قانون کی بھی منشا یہی ہے، جب تک کوئی سزا یافتہ نہ ہو یا جس پہ قطعاً نہ ہو الیکشن لڑنے کی، اس کے علاوہ کسی پہ لگانی نہیں چاہیے اور بلا وجہ نامینیشن پیپرز ریجیکٹ نہیں کرنے چاہیے، یہ بجا ان کے ریمارکس۔ اور بیریسٹر صاحب انتخابات سے متعلق کیس کو بھی چیف جسٹس صاحب نے کہا ہے کہ وہ اگلے ہفتے لگا دیں، ابھی ہم وہ کیس جو ہے وہ نہیں سننے جا رہے ہیں، ابھی صرف آئینی تشریح کے حوالے سے ہی بات ہوگی۔ جی بالکل، انتخابات کے بارے میں تو پہلے بھی فیصلہ کر چکے ہیں اور چیف جسٹس صاحب اور ان کے بردر ججز، اور انہوں نے اس میں کہا تھا کہ یہ پتھر پہ لکیر ہے، یہ آگے نہیں بڑھے گا۔ میرے خیال سے بار بار پاکستان کے اندر ایک بدقسمتی ہے کہ سیاسی معاملات کو بھی ہم عدالتوں میں لے جاتے ہیں اور عدالتوں کو اتنا بزی کر دیتے ہیں کہ جو بھی کام دوسرے ہوتے ہیں، اب آپ اندازہ کریں کہ اس وقت ہزاروں لاکھوں لوگ ریلیف کے لیے ترس رہے ہیں، وہ جیلوں کے اندر ہیں، قید ہیں، ان کی ضمانتیں ہیں عدالت کے اندر، بہت سے مجرموں کے فیصلے ہونے ہیں، بہت سے بے گناہوں کے فیصلے ہونے ہیں، لیکن یہ پولیٹیکل کیسز اتنے بنیادوں کے اوپر الیکشن کا ہر معاملہ ہی ہم عدالت کے اندر لے جاتے ہیں، جس سے عدالتیں اس طرف مصروف ہوتی ہیں، پھر کئی دفعہ عدالتیں پولیٹیسائز بھی ہوتی ہیں، کیونکہ لامحالہ سیاسی فیصلہ کسی ایک کو قبول ہوگا، کسی ایک کو نامنظور ہوگا، تو اس میں پھر وہ شبہات بڑھتے ہیں۔ تو یہی ضروری ہے کہ ہمارے پولیٹیکل کلچر کو بہتر ہونا چاہیے کہ باہمی گفت و شنید کے ساتھ پولیٹیکل پارٹیز اپنے فیصلے کریں۔ ای سی پی جو کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے، ایک ایسا فورم ہے، آزاد فورم ہے، وہاں پہ ای سی پی کو چاہیے کہ پارٹیز کو بلائے، آل پارٹیز کانفرنس کر لے، اس کے اندر فیصلے کر دے۔ ہر فیصلہ سپریم کورٹ پہ لے جانا اور پھر پریشر ڈالنا اور آخر تک تلوار لٹکے رہے کہ ہو رہے ہیں نہیں ہو رہے، کب ہو رہے ہیں، کیسے ہو رہے ہیں، کون لڑے گا کون نہیں لڑے گا، یہ اب میں سمجھتا ہوں کہ بلا وجہ کا ایک پاکستان کے اندر ڈرامہ لگا دیا جاتا ہے جو کہ نہیں لگتا۔ بالکل سے بیریسٹر صاحب، آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آج ہم نے دیکھا کہ سینٹ میں الیکشن ملتوی کرنے کی جو قرارداد ہے وہ بھی کثرت رائے سے منظور ہو گئی ہے۔ کیا قانونی حیثیت ہے بیریسٹر صاحب اس قرارداد کی منظوری کی، اور آپ کو نہیں لگتا کہ اگر قانونی حیثیت نہیں ہے تو اس سے ایک کیوس پیدا ہوا ہے؟ دیکھیے، سینٹ کے صرف 14 اراکین نے یہ کی ہے تو اکثریت تو نہیں ہے، کورم ہی پورا نہیں ہوتا ہے، تو اس کی کوئی بھی کسی طرح کی نہ تو کوئی قانونی حیثیت ہے اور نہ کوئی اخلاقی جواز ہے۔ قانونی حیثیت اس لیے نہیں ہے کہ سپریم کورٹ پہلے قرار دے چکی ہے، ای سی پی اسکیجول دے چکا ہے، تو سینٹ اس وقت ویسے بھی نامکمل ہے، اور نامکمل سینٹ اور پھر اس میں سے بھی صرف 14 اراکین کا ایک طرح کا یہ آنا، تو یہ میرے خیال سے ایک چیئرمین سینٹ کو بھی چاہیے تھا، انہوں نے ایک شرمناک عمل کیا ہے۔ اس طرح جمہوری اداروں کے اوپر انگلیاں اٹھتی ہیں اور محض 14 لوگوں کے ساتھ کسی قرارداد کو پیش کر دینا، میرے خیال سے اس کی نہ تو کوئی حیثیت ہے سوائے اس کے کہ چیئرمین سینٹ نے خود کو اور سینٹ کو بے وقار کیا۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ بیریسٹر عامر حسن صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور قانونی لحاظ سے ہمیں چیزوں کو سمجھا رہے تھے، اور یقیناً ہمیں خاصی رہنمائی بھی ملی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا کہ سپریم کورٹ کا آج جو فیصلہ تھا سپریم کورٹ نے محفوظ کر لیا گیا ہے تاحیات نااہلی کے حوالے سے، اس پہ بھی ہم بات کر رہے تھے، ساتھ ہی ساتھ ہم نے جو سینٹ میں قرارداد منظور ہوئی ہے اس پہ بھی بات کی ہے۔ تو سیاسی صورتحال جو ہے وہ اس وقت خاصی ہمیں لگ رہی ہے کہ گمبھیر ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ شفاف انتخابات کا جو انعقاد ہے وہ اب یقینی بنانے کے لیے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پنجاب حکومت بھی سامنے آئی ہے، اہم فیصلے انہوں نے کیے ہیں۔ تمام پولنگ سٹیشنز کے گرد 4 دیواری ضروری قرار دے دی گئی ہے۔ پولنگ سٹیشن کے متعلق آگاہی کے لیے سائن بورڈ آویزہ کیے جائیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ الیکشن کے متعلق فوری شکایت سیکرٹری لوکل گورنمنٹ کو کی جائے گی، اور کچھ اور ہدایات بھی ہیں۔ الیکشن کے انعقاد کے موقع پہ قیام امن ہر صورت یقینی بنایا جائے گا۔ محکمہ صحت کے ملازمین کی انتخابات میں ڈیوٹی نہیں لگائی جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ بھل صفائی مہم کی وجہ سے محکمہ آبپاشی کی گاڑیاں
नहीं ली जाएंगी, ये भी फैसला किया गया है। तो इंतखाबात को शफाफ और यकीनी बनाने के लिए कुछ अहम इकदाम हैं जो कि पंजाब हुकूमत की जानिब से उठाए गए हैं। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ के वाइस कप्तान इलेक्शन के लिए अहल करार पाए हैं। शाह महमूद कुरैशी को NA 214 उमरकोट से इलेक्शन लड़ने की इजाज़त मिल गई है। इसके साथ साथ ज़ैन कुरैशी के भी कागजात नामजदगी मंजूर हो गए हैं। हलीम आदिल शेख को भी इलेक्शन के लिए अहल करार दे दिया गया है। इंतखाबात के लिए अहल करार दे दिया गया है। 8 फरवरी 2024 को इंतखाबात होने जा रहे हैं, जिसके लिए तमाम तर तैयारियां हो रही हैं। कागजात नामजदगी की मंजूरी भी हो रही है। PTI रहनुमा बाबर अवान ऐसे में कह रहे हैं कि नवाज शरीफ मैदान में आओ और मुकाबला करो, छुप क्यों रहे हो। बानी PTI को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त देनी चाहिए। उन्होंने कहा है कि उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट इंतखाबी निशान बल्ला वापस दिलाएगी। बाहर निकलना, जलसा करना, मुकाबला करना। विकेटें क्यों उठवा रहा है हमारी, विकेटें क्यों तोड़ रहा है हमारी, पिच क्यों खराब कर रहा है हमारी, मैदान में हमारे आने से क्यों डर रहा है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं कि शाफिया का ख्याल रखने के लिए PTI नून लीग को मुसल्लत किया गया। लोगों को समझाना है कि बाकी जमातें शाफिया की नुमाइंदगी करती हैं। पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनती है तो तनख्वाह डबल करेंगे। पंजाब PTI और मुस्लिम लीग नवाज को मुसल्लत किया गया ताकि वो सिर्फ और सिर्फ अशराफिया का नुमाइंदगी बने, ताकि वो सिर्फ और सिर्फ अमीर तबका का ख्याल रखे। अगर आपने अपना हुकूमत बनाना है, मजलूमों का, गरीबों का, मेहनत कशों का, किसानों का, नौजवानों का, खवातीन का, तो आपको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जितवाना है। आपने मेरा सफीर बनकर, मेरे आवाज बनकर घर घर जाना है, लाहौर के हर दरवाजा पे खटखाना है और उनको समझाना है कि जो बाकी सियासी जमातें हैं वो अशराफिया का नुमाइंदगी करते हैं। सिर्फ एक ही सियासी जमात है जो 3 नस्लों से आपका नुमाइंदगी करते आ रहे हैं। आप उनको बताएं कि मेरा पहला वादा है कि अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हुकूमत बनता है तो हम उनका तनख्वाह डबल करेंगे। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का जनूबी पंजाब में पड़ाव है। पीपल्स पार्टी मुल्तान डिवीज़न और ज़िले अहदेदारान का मुश्तरका इजलास हुआ। आम इंतखाबात से मुतल्लिक मुहिम पर तबादला ख्याल किया गया। जनूबी पंजाब के लिए टिकटों पर भी मुशावरत की गई। गुज़िश्ता रोज़ साबिक सदर से मुलाकात के बाद मुख्तलिफ सियासी जमातों के रहनुमा जियाले भी बन गए। तो हम देख रहे हैं कि आसिफ जरदारी इस वक्त जनूबी पंजाब का महाज संभाले हुए हैं और टिकटों पर उन्होंने मुशावरत भी की है। इस पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ मुल्तान जमशेद रिजवानी। जमशेद रिजवानी, बताइएगा, जनूबी पंजाब का महाज संभाले हुए हैं आसिफ जरदारी और बहुत से जो ओहदेदारान हैं उनमें सियासी टिकटों की तकसीम के हवाले से भी बातचीत चल रही है। हो क्या रहा है इस वक्त? देखिए, आसिफ जरदारी साहब कल पहुंचे थे मुल्तान में और कल आते ही बहुत से जो अजला से लोग आए थे, जनूबी पंजाब के बावल नगर, लोधरा था, खाने माल था, और यहाँ से मुल्तान के लोगों से भी उनकी मीटिंग हुई। और कल ही अगर जो उनका प्रेस रिलीज देखें तो उसमें उन्होंने मेंशन किया कि साबिक MP हैं बावल नगर से आलमदाद लाली का, और इसके अलावा जो तहरीक लब्बैक के अभी 2 उम्मीदवारों ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज्वाइन की है। इस तरीके से विहाड़ी से अभी जो साबिक टिकट होल्डर्स हैं, साबिक उम्मीदवार हैं सूबाई असम्बली के, उन्होंने भी शमूलियत अख्तियार की है। तो कल आते ही मतलब जो उनकी एक्टिविटी थी जनूबी पंजाब में इलेक्शन के हवाले से और मुख्तलिफ हलकों में उम्मीदवारों के हवाले से, तो वो कल ही शुरू हो गई थी। और आज भी आपको पता है कि ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का साबिक वज़ीर-ए-आज़म का सालगिरह थी, तो उस पर भी जो पीपल हाउस है उसमें भी केक काटने की तकरीब हुई, जिसमें सिर्फ पीपल्स पार्टी के अहदेदारों को और जो इस वक्त टिकट होल्डर्स हैं उनको ही बुलाया गया था। और लेकिन आज उनकी जो अहम एक्टिविटी है वो ये है कि साबिक वफाकी वज़ीर सैयद हामिद सईद काज़मी, जो मजहबी उमूर के वफाकी वज़ीर पीपल्स पार्टी के दौर में थे, वो दरमियान में थोड़े से लाताल्लुक हो गए थे। उनके साथ उनके घर पे जरदारी साहब का प्लान था और चीज़ें थी। तो वो 2 हलकों से उम्मीदवार हैं, हामिद सईद काज़मी साहब खानपुर के एक हल्के से और एक अली मुजफ्फरगढ़ के एक हल्के अलीपुर से कौमी असम्बली के वो उम्मीदवार हैं। और शायद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट पे
ان دونوں حلقوں سے ہی وہ الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں. تو یہ خود حامد سعید کاظمی صاحب کو انگیج کرنا دوبارہ پاکستان پیپلز پارٹی میں یہ خود ایک بڑی ڈیولپمنٹ اس لحاظ سے بھی ہے کہ ان کی جو ایک مذہبی ووٹ بینک ہے اہل سنت اور بریلوی کے حوالے سے وہ ان دونوں ڈسٹرکٹس میں رحیمیہ خان میں اور مظفر گڑھ میں ان کا فالوشپ کافی ہے. تو اس کا فائدہ اوور آل پاکستان پیپلز پارٹی کو ساؤتھ پنجاب میں ہوگا ہر حلقے میں بھی. تو یہ اچیومنٹ ہے. تو ابھی اہم میٹنگ یہ تو یہ ہے کہ پورے جنوبی پنجاب میں جہاں پہ بھی ابھی کئی حلقے ایسے ہیں جہاں پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدواروں کو ابھی فائنل ہونا ہے کیونکہ ٹکٹس آپ کو پتا ہے کہ آخری مراحل میں ہیں مختلف. اچھا جمشید یہ بتائے گا کہ اگر ہم اسپیسیفکلی ملتان کی بات کریں اور اس کے اہم حلقوں کی بات کریں تو آن گراؤنڈ ریالٹی کیا ہے؟ پاکستان پیپلز پارٹی کا کتنا ووٹ بینک ہے اور ابھی جو زرداری صاحب یہاں پہ موجود ہیں کیا ان کی موجودگی میں آپ دیکھیں گے کہ ووٹ بینک میں اضافہ ہوگا؟ کوئی ایسی کیمپین جو یہاں پہ ملتان میں ان کی جانب سے کی جائے گی یا پلان وہ رکھتے ہیں؟ دیکھیں زرداری صاحب جو شہرت رکھتے ہیں آپ کو پتا ہے وہ جوڑ توڑ کی ہے اور ان کو پتا ہے کہ کب کس کو کس حلقے سے کس انداز میں ہونا چاہیے. تو وہ جو ملتان کی اگر آپ بات مجھ سے کر رہی ہیں تو ملتان میں دیکھیں یوسف اظہر گیلانی صاحب خود اگرچہ سینیٹر ہیں لیکن قومی اسمبلی کے الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں. ان کے بیٹے عبد القادر گیلانی شجاع آباد سے قومی اسمبلی کے امیدوار ہیں. یوسف اظہر گیلانی صاحب کے بیٹے سابق ایم علی موسیٰ گیلانی NA-151 ملتان سے جو قریشی صاحب کا حلقہ ہے وہاں سے امیدوار ہیں. تو دیکھیں 3 قومی اسمبلی کے یہ جو حلقے ہیں اور اس سے تو یہ تینوں بڑے آپ کو پتہ امیدوار ہیں. اس لیے پاکستان پیپلز پارٹی ملتان شہر کے جو 2 حلقے ہیں وہاں سے بھی اپنے امیدوار ایک آدھ پہ فلیکسیبل ہیں کہ ہم کسی کو بھی سپورٹ کر سکتے ہیں اور چیزوں میں. تو شہر میں پاکستان پیپلز پارٹی نسبتاً بہت مضبوط امیدوار سامنے لانے میں کامیاب ابھی نہیں ہو سکی. تو لیکن ہو سکتا ہے کہ زرداری صاحب کو ایک ایسا ترک کا پتہ بھی ان کے ہاتھ میں ہو. لیکن 5 حلقوں میں تو پاکستان پیپلز پارٹی اپنے امیدوار جو 6 میں سے وہ لانچ کر ہی رہی ہے اور اسٹرانگ انداز میں. کم از کم 3 حلقے سے وہ پر امید ہیں کہ وہ جیتنے کی پوزیشن میں. یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے جو لوگ ہیں وہ تینوں سیٹیں جس میں گیلانی صاحب کے جو صاحبزادے ہیں 2 اور خود گیلانی صاحب الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں. قومی اسمبلی کی میں بات کر رہا ہوں تو اس میں اس لیے مظفر گڑھ ڈسٹرکٹ میں رحیمیہ خان ڈسٹرکٹ میں آپ کو پتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی پہلے بھی اپنی ایک پیزنس رکھتی تھی. تو اب بھی ان حلقوں میں ان کا خیال یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اپنی جو نمبرز ہیں ساؤتھ پنجاب میں وہ اسے انکریز کر رہی ہے پچھلے 2018 کے الیکشن میں. تو زرداری صاحب کا یہاں بیٹھنا جوڑ توڑ اور امیدواروں کو حتمی جو ایک شکل ہے وہ دینے کے حوالے سے یہ اہم دورہ ہے. اور اچھا جمشید یہ بھی بتائے گا کہ جس طرح سے کچھ امیدواروں نے پیپلز پارٹی کو جوائن کر لیا ہے کیا یہ ایکسپیکٹ ہم کریں کہ مزید کچھ لوگ بھی جوائن کریں گے پاکستان پیپلز پارٹی کو یہاں سے؟ پاکستان پیپلز پارٹی نا بڑے اسٹریٹجی کے حساب سے دیکھ رہی ہے. دیکھیں اب پاکستان تحریک انصاف کے آپ کو پتا ہے کہ کئی امیدوار ایسے ہیں جو اگرچہ اب شاید اگر نشان نہیں ہوتا تو اوپن ہوں گے. پاکستان پیپلز پارٹی کی کوشش ہے کہ ان میں سے کسی کو جو ان کے ساتھ آنا چاہیے یا کسی آزاد امیدوار کو حمایت کی جائے جو بعد میں انہیں وہ کر لے. اور اگر ہم اسی طریقے سے دیکھیں تو آپ نے جو ابھی یہ بات کری ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی مسلم لیگ نواز کے ایک جگہ پہ کئی حلقوں میں کئی امیدوار ہیں. جو علاقے کی جو دھڑے بندی کی پالیٹکس ہے اس میں لوگ پارٹی کی نسبت خود اپنی پریزنس رکھتے ہیں. تو پاکستان پیپلز پارٹی کا فوکس بات پہ ہے کہ جو لوگ مسلم لیگ نواز سے نا امید ہوں گے 8 یا 9 جنوری کو مسلم لیگ نواز اور پاکستان پیپلز پارٹی انہیں ویلکم کرے گی. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو زرداری صاحب ہیں جو کہ جوڑ توڑ کی سیاست میں مہارت رکھتے ہیں جنوبی پنجاب کا محاذ سنبھالے ہوئے ہیں. تو دیکھنا یہ ہے کہ کیا اہم ڈیولپمنٹس سامنے آتی ہیں. جمشید رضوانی ہمارے ساتھ موجود تھے بیورو چیف ملتان. شکریہ آپ کا. ابھی ہم اذان عشاء کی بریک کے بعد واپس آئیں گے. بیسا ہم خبریں اپنے جانی پاکستان اسٹاک ایکسچینج کی بات کرتے ہیں. کاروبار کا اختتام ہوا. اسٹاک مارکیٹ 124 پوائنٹس کی کمی سے 64,514 پوائنٹس پر بند ہوئی. دن بھر مجموعی طور پر 361 کمپنیز کے شیئر میں کاروبار ہوا ہے. انٹر بینک میں ڈالر 27 پیسے سستا ہوا, 281 روپے 40 پیسے پہ بند ہوا, جبکہ اوپن مارکیٹ میں ڈالر 282 روپے 50 پیسے پر مستحکم رہا. دوسری جانب سونا 1200 روپے کی کمی سے 2,17,000 روپے فی تولہ ہو گیا. 10 گرام سونا 1,028 روپے کی کمی سے 1,86,043 روپے کا ہو گیا ہے. جبکہ جو حکومت ہے وہ IMF کا ایک اور مطالبہ پورا کرنے کے لیے تیار ہے. FBR کی تنظیم نو کی منظوری کو حتمی شکل دے دی گئی ہے. وزارت خزانہ کی سمری پر SIFC نے یہ منظوری دی ہے.
मंसूबे में FPR से राय नहीं ली गई। तंजीम नौ की हतमी मंजूरी काबीना के अगले इजलास में मंजूर किए जाने का इम्कान बताया जा रहा है और मंसूबे में FPR से राय भी नहीं ली गई। तंजीम नौ की हतमी मंजूरी काबीना के अगले इजलास में मंजूर किए जाने का इम्कान है। FPR का पॉलिसी विंग ख़त्म करके वजारत ख़जाना में कायम किया जाएगा। मुलाजमीन की तादाद में 30% कमी होगी और किसी को नौकरी से नहीं निकाला जाएगा। तो हुकूमत ने IMF के फैसलों पे अमल दरामद के हवाले से तैयारी पकड़ ली है, जबकि बैंक से जो लिए गए हुकूमती कर्ज़े हैं उसमें भी इजाफा हुआ है। 6 माह की बात करें तो बैंकों से हुकूमती कर्ज़े नई बुलंदियों पर पहुंच गए हैं। 1 जुलाई से 23 दिसंबर तक हुकूमती कर्ज़े 3,214 अरब रुपए तक पहुँच गए हैं। स्टेट बैंक के मुताबिक गुज़िश्ता साल कर्ज़े इसी अरसे के दौरान 1,019 अरब रुपए थे। हुकूमत का कर्जा 6 माह में 3,000 अरब रुपए से तजावुज़ कर गया है। गुज़िश्ता माली साल में 3,639 अरब रुपए का कर्जा लिया गया था। माली साल 22 में कर्जा तकरीबन 3,324 अरब